अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी निधि का घाव का नया वर्जन ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आज हम इसकी तीसरी किस्त पेश करने जा रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करना मत भूलिए। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी नितिका का तीसरा हिस्सा। नवाब साहब ने इन इंतजामात पर और मेरी मेहनत पर मेरा शुक्रिया अदा किया। रशीद साहब भी मौजूद थे। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने रशीद साहब से मेरे लिए जाने की इजाज़त ले ली है। कहने लगे कल इंतजामात करने हैं, फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर रवाना हो जाएंगे। सरफराज मियाँ, तुम भी तैयारियां कर लो। मैंने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ नवाब साहब। फिर मैं नवाब साहब के साथ वापस आ गया। तैयारियां जोरों शोर से हो रही थीं। रशीद साहब की उदासी देखकर दिल कुड़ता था, लेकिन जाहिर है एक दिन तो उनसे जुदा होना ही था। और फिर जिस दिन रवानगी तय हो गई उससे एक रात पहले रशीद अहमद साहब ने बिल आखिर घर में तज़किरा कर दिया। हाय, बेगम रशीद मुंह फाड़ कर रह गईं। मगर नवाब साहब तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। बेगम साहिबा हौल कर बोली, तो मना क्यों नहीं कर देते? कहने लगे, हमें इन्हें नहीं रोकना चाहिए बेगम, ये उनके मुस्तकबिल का सवाल है। रशीद साहब ने नशेबो फराज समझाए और बेगम साहिबा रोने लगीं। कहने लगे, बुरी बात है फरजाना, बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है, इसे दुआएं दो। कहने लगी, खुदा तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे बेटे। और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। बच्चियों को मालूम हुआ तो सब की सब बिलक पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी भाईजान। अफशा मुझसे चिमट गई थी। मैंने कहा, मैं वापस आऊंगा बेटे, और फिर कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास से। कहकशां सख्ते किसी कैफियत में थी। मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा कहकशां, भरोसा करना, मेरा इंतजार करना। बहरहाल बड़ा रिकत अंगेज माहौल था। नवाब साहब ने गहरी चाल चली थी। उन्होंने रशीद साहब से कहा था कि उनके जाने के बाद ही बेगम साहिबा को बताया जाए कि वो मुझे भी साथ ले गए हैं। इसी तरह बी कौसर को भी कुछ खबर नहीं थी। वो जाने की खुशी में फूली नहीं समाई थी। घर से बड़ी खामोशी से रवानगी हुई। रशीद साहब इस तरह खड़े रह गए थे जैसे दिल हाथों से निकल गया हो। मुझे उनकी गमजदा सूरत देखकर दिली रंज हुआ। घर वालों का न जाने क्या हाल होगा। एक मेरा अपना घर था जहां से रवाना होने पर किसी ने एक आह भी न भरी थी। मैं उन तमाम चक्रों के लिए पैदा नहीं हुआ। सब कुछ भूल जाना पड़ेगा, सब कुछ। दूसरे बहुत से मुलाजमीन भी बंदरगाह तक आए थे। नवाब साहब के पास अभी वक्त था, इसलिए तफरीक की गर्ज से उन्होंने जद्दे तक बहरी सफ़र का प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा हवाई सफ़र करना था। बहरी जहाज से सफ़र करने की ख्वाहिश भी बी कौसर की थी। बहरहाल जिस तरह दूसरे मुलाजमीन हमें बंदरगाह तक पहुंचाने आए थे, उसी तरह कौसर मेरे बारे में भी सोच रही थी। लेकिन जब दूसरे मुलाजिम डेक पर रह गए और मैं जहाज पर आ गया तो कौसर ने मुझे हैरत से देखा और फिर नवाब साहब को। लेकिन नवाब साहब ने जानबूझकर रुख दूसरी तरफ फेर लिया। अलबत्ता कौसर खामोश रही। उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। जहाज के अमले के एक आदमी ने हमें फर्स्ट क्लास के 2 कैबिनों तक पहुंचा दिया, जहां एक और मुलाजिम ने हमें रिसीव किया। हमारा सामान 2 कैबिनों में सजा दिया गया। दोनों कैबिन डबल थे। एक मेरे लिए मखसूस था और दूसरा नवाब साहब और कौसर के लिए। जहाज रवाना होने में अभी देर थी। कौसर के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। उसने कहा, अब्बू आइए जरा आपसे बात करनी है। नवाब साहब ने कहा, हाँ आओ बेटे। और वो दोनों कैबिन में दाखिल हो गए। मैं समझ गया था कि यह गुफ्तगू मेरे ही बारे में होगी। बहरहाल मुझे क्या परवाह हो सकती थी, नवाब साहब को खुद ही निपटना था। मैं अपने कैबिन में आ गया और फिर जहाज ने रवानगी की विसल दी। मैं कैबिन से निकल आया। लंगर उठा दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर होने लगा। वतन छूट रहा था। बेशुमार यादें, बेशुमार कहानियां, मुखलिस दुश्मन रहे जा रहे थे। यहाँ अपने भी थे, बेगाने भी। वो अपने भी जो बेगानों से बदतर थे। आंखों में आंसू आ गए। मेरा दोस्त इरशाद, रशीद साहब, अफशा, कहकशां, हिना और नूरजहां, उस मासूम लड़की से तो मैं रुखसत भी नहीं हुआ था। न जाने क्या क्या ख्यालात थे, न जाने क्या यहाँ रहा जा रहा था। साहिल दूर हो रहा था। मैं उस वक्त चौंका जब करीब ही से नवाब साहब की आवाज़ सुनाई दी। सरफराज। मैं चौंक पड़ा। गालों पर आंसुओं की लकीरें नुमाया थी। कौसर भी नवाब साहब के साथ ही, उसका चेहरा सपाट ही था। रो रहे हो सरफराज? नवाब साहब गंभीर आवाज में बोले। ओ नहीं, मैंने गला साफ करते हुए गालों पर हाथ फेरकर आंसू साफ किए। नवाब साहब बोले, वतन बहरहाल वतन होता है, अच्छी और बुरी यादों का वतन, लेकिन मर्द के लिए तो सफर ही मुनासिब है। कौसर को देखो, ये बहुत खुश है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुरा दिया। लेकिन कौसर के होंठ मुस्कुराहट से आ रही थे। न जाने उसने किस दिल से मुझे बर्दाश्त किया था।
नवाब साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आओ सरफराज मियाँ और आओ कौसर बेटे। उन्होंने कौसर से कहा और हम तीनों अरशे पर आ गए। जहाज तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था और शहर की इमारतें और मनाजिर निगाहों से ओझल होते जा रहे थे। कौसर ने यहां भी नफरत का इजहार किया था। वो हम दोनों से कई कदम पीछे हटकर खड़ी हुई थी। उसका चेहरा सपाट था, हर किस्म के जज्बात से आ रही। वो भी दूर होती हुई इमारतों को देख रही थी। नवाब फिरोजुद्दीन ने कहा, भाई ये बुरी बात है सरफराज मियाँ। और मैं चौंक पड़ा। जी नवाब साहब, मैं आहिस्ता से बोला। इतनी खामोशी, मेरा दम घुट जाएगा। मैंने कहा, ओह जी जी हाँ, बस यूं ही ज़हन पर जरा सा बोझ तारी हो गया था, साफ हो जाएगा थोड़ी देर में। कहने लगे, अरे तुम नेक बीबी तो हो नहीं जो रुखसत होकर ससुराल जा रही है। भाई सैरो तफरी को जा रहे हैं, एडवेंचर रहेगा, बहुत से हंगामों से वास्ता पड़ेगा, खूब दिलचस्पियां रहेंगी, इसमें उदास होने की क्या बात है, नवाब साहब ने कहा। मैंने कहा, यकीनन नवाब साहब, बस यूं समझे जिंदगी में पहली बार वतन से कदम बाहर निकाल रहा हूं। कहने लगे, हाँ खैर थोड़ा सा एहसास तो होता है। बहरहाल झटको यार जहन को, जहाज का सफर बहुत दिलचस्प रहेगा। यहाँ के लोगों से दोस्ती करो, भांत भांत के लोग मिलेंगे। कौसर, अरे कौसर बेटी। कौसर ने सपाट लहजे में कहा, जी अबू, इस तरफ आ जाओ कौसर। कहने लगी, ठीक हूँ अबू, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नवाब साहब आहिस्ता से बुड़बुड़ाए, बड़ी अजीब लड़की है। मैंने कहा, कौसर साहिबा मेरे आने से खुश ना होगी। कहने लगे, ओ सरफराज बेटे, तुम उसकी आदत से तो वाकिफ ही हो। नवाब साहब शर्मिंदगी से हंसते हुए बोले और फिर आहिस्ता से बोले, बहरहाल मेरी दरख्वास्त बरकरार है। मैंने चौंक कर पूछा, दरख्वास्त? हाँ भाई, कौसर के मामले में अगर उससे कुछ बदतमीजी सरजद हो जाए तो मेरी शक्ल निगाह में रखकर उसे माफ़ कर दोगे। मैंने कहा, नवाब साहब आप मुझे इस मौजू पर शर्मिंदा ना करें। मैं कौसर बीबी की इज्जत करता हूँ, उनके मिजाज से वाकिफ हूँ। आप इस सिलसिला में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। कहने लगे, शुक्रिया बेटे, आओ आराम करें कुछ देर। समंदर की चांदनी रातें बहुत ही दिलकश होती हैं। रात को अरशा की सैर करेंगे। यहाँ से समंदर पर लौटती चांदनी बहुत खूबसूरत लगती है। नवाब साहब वापसी के लिए पलटे, मैं भी उनके साथ चल पड़ा। आओ कौसर बेटे। कौसर ने जवाब दिया, आप जाएं अबू, मैं कुछ देर रुकूंगी। नवाब साहब गहरी सांस लेकर बोले, आओ सरफराज मियाँ, और हम दोनों वापस चल पड़े। नवाब साहब अपने कैबिन में चले गए और मैं अपने कैबिन में चला गया। खूबसूरत तमाम ज़रूरी चीज़ों से आरास्ता था। मैं आरामदेह मसहरी पर लेट गया। आंखें बंद करके अपने उस वक्त की कैफियत पर गौर किया। कोई ख़ास बात नहीं थी। मिट्टी की खुशबू शायद दिल को मुतासिर करती ही है। मैं तो इन बातों को सिर्फ किताबी समझता हूँ, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी ही कैफियत तारी थी। वतन नाम की कोई चीज़ मेरे जहन में खटक रही थी। फिर जहनी रो कौसर की तरफ भटक गई। दीवानी लड़की, न जाने किस रंग में थी। बहरहाल नवाब फिरोजुद्दीन जैसे नेक इंसान की बेटी थी, इसलिए मैं उसके बारे में गलत अंदाज से नहीं सोच सकता था। और इन्हीं ख्यालात में न जाने कब चुपके से पलकें जुड़ गईं और मैं बेखबर हो गया। फिर उस वक्त आंख खुली जब कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बोझल जहन से उठ गया। दरवाज़ा खोला, बहरा था। कहने लगा, साहब चाय यहाँ पियेंगे या बराबर वाले कैबिन में? बराबर वाले साहब ने पूछा है। मैंने भारी आवाज़ में कहा, मैं वहीं आ रहा हूँ, और बहरा बाहर निकल गया। बाथरूम से फारे होकर मैंने नवाब फिरोजुद्दीन के कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, और मैं अंदर दाखिल हो गया। आओ भाई, खूब सोए? मैंने कहा, जी हाँ, नींद आ गई थी। कहने लगे, बैठो। कौसर बेटे, घंटी बजाकर चाय के लिए कह दो। कौसर ने बदस्तूर नक चढ़े अंदाज में कहा, सॉरी डैडी, ये काम आप कर लें। उसके चेहरे पर उस वक्त भी मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने दिल में कहा, देखूंगा कौसर बीबी, ये बेनियाजी कब तक जारी रहेगी। दिल में आग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि तुम मेरी मंजिल नहीं हो, वरना न जाने क्या होता। मैंने दिल में सोचा। कौसर का यह अंदाज शायद नवाब फिरोजुद्दीन को भी पसंद आया था, लेकिन लाडली बेटी से कुछ न कह सके। उठने लगे तो मैंने जल्दी से उन्हें रोक दिया। आप तकलीफ ना करें नवाब साहब, मैं कह देता हूँ। मैंने घंटी बजाई और बैरे को चाय लाने के लिए कहकर दोबारा बैठ गया। नवाब साहब के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। खैरियत तो है नवाब साहब, आप कुछ फिक्रमंद हैं? कहने लगे, नहीं भाई। नवाब साहब ने तवील सांस ली। मौजूदा पोजीशन मेरी तवक्को से कुछ ज्यादा ही है। मैंने हैरानी से कहा, मैं समझा नहीं। क्या तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से इसी कदर बेजार रहोगे? मैंने हैरत से कहा, जी। कहने लगे, इस तरह तो सफ़र का लुत्फ जाता रहेगा सरफराज मियाँ। मैंने संजीदगी से कहा, मुझे हुक्म दे नवाब साहब, मुझे क्या करना चाहिए? डैडी, कौसर गुस्सा से खड़ी हो गई। ये क्या गुफ्तगू शुरू कर दी आपने? नवाब साहब ने सर्द लहजे में कहा, बैठ जाओ कौसर। कहने लगी, आपने मेरी इंसल्ट की है डैडी। कहने लगे, क्या इंसल्ट की है बेबी? वो बोली, मेरा इनसे क्या ताल्लुक, मेरी इनसे क्या बराबरी? अगर आपने इन्हें एक मुलाजिम की हैसियत से साथ लिया है तो फिर इन्हें मुलाजमों की तरह ट्रीट करें।
اگر یہ آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو اس اہمیت کو خود تک محدود رکھیں. آپ میرے اوپر کیوں یہ مصیبت مسلط کر رہے ہیں؟ میں اس سفر میں بہت خوش ہوں، اپنے طور پر لطف اندوز ہو رہی ہوں. براہ کرم مجھے پریشان نہ کیا جائے. میں نے صاف لہجے میں کہا، کوثر بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں نواب صاحب، میرا خیال ہے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے. نواب صاحب نے چونک کر میری شکل دیکھی، لیکن میری پیشانی پر ایک بھی بل نہیں تھا. تب انہوں نے گہری سانس لی اور بولے، بیٹھ جاؤ کوثر بیٹے. وہ بولی، معاف کیجیے ابو حضور، میں ملازموں سے اس قدر بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی. میں اس وقت چائے نہیں پیوں گی، کتے کی دم نے کہا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی. اس کے باہر نکلتے ہی نواب صاحب نے بڑی عاجزی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے. نواب صاحب نے کہا، اس بے وقوف کو معاف کر دینا، میں اس کی بدتمیزی کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں. میں نے نواب صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ بلا وجہ پریشان ہیں نواب صاحب، باخدا مجھے کوثر بی بی کی کوئی بات بری نہیں لگتی. کہنے لگے، تمہارا یہ احسان ہے میری گردن پر ہے سرفراز میاں، در حقیقت بہت بدتمیز ہو گئی ہے، لیکن میں نے کہا، میری درخواست ہے نواب صاحب، کوثر بی بی کے اور میرے کسی معاملے میں آپ تردد نہ کریں. میں انہیں ننھی اور ناسمجھ بچے کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا. چائے آ گئی اور ہم چائے پینے میں مشغول ہو گئے. جہاز کے طویل سفر کی پہلی رات بہت خوبصورت تھی. ہم عرشہ پر کھڑے چاندنی سے لطف اندوز ہوتے رہے. کوثر بھی ساتھ تھی اور بے چوں چراں آ گئی تھی. اس نے کوئی تعارض نہیں کیا تھا. عجیب رتی ماشا قسم کی لڑکی تھی. بہرحال یہ سوچنا تو فضول تھا کہ اس کے انداز میں تبدیلی آ گئی. میں اس تبدیلی سے اچھی طرح واقف تھا. نہ جانے کہاں سینگ سمائے تھے، نہ جانے کس سوچ میں تھی. نواب فیروز الدین مجھ سے گفتگو کرتے رہے. انہوں نے افریقہ کے ایک پراسرار سفر کی داستان چھیڑ دی تھی. میں اس سحر تراز داستان میں کھو گیا. کوثر بھی شاید ہماری طرف متوجہ تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کا اظہار نہیں کیا. اور پھر جب ہم تھک گئے تو واپسی کے لیے تیار ہو گئے. نواب صاحب نے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے مجھے شب بخیر کہا تھا. کوثر نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا. بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے اس لڑکی کے علاوہ اور کچھ یاد نہ رہا تھا. نواب صاحب عمدہ آدمی ہیں. اگر میرا سابقہ اس بدتمیز لڑکی سے ہے بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کی حیثیت ہی کیا ہے سوائے ایک پاگل دیوانی لڑکی کے. تب میری ذہنی رو رشید الدین احمد کے گھرانے کی طرف مڑ گئی اور دل کو 2-3 بار جھٹکے سے لگے. کیسا سنسان ہوگا وہ گھر، کیسی اداسی برس رہی ہوگی وہاں. ہر شخص اداس ہوگا. افشاں کی چہچہاہٹ اداسی میں ڈھل گئی. رشید الدین صاحب کی کمر میں خم آ گیا ہوگا. افسوس، میں اس گھرانے کے لیے تو تردد کا باعث بن گیا. خدا اسے ہر تکلیف، ہر آفت سے محفوظ رکھے. میری آنکھیں بھیگ گئیں اور ان جھلملاتے ستاروں میں کہکشاں ابھر آئی. آہ، 2 سفید ہاتھ، دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ. خدایا وہ کیا مانگ رہی تھی؟ خدایا میرے ذہن میں یہ تبدیلی کیوں کر آئی؟ میں نے اسے بڑے خلوص سے بہن کہا تھا. میں نے اسے، اور اپنی سوچ پر مجھے شرمندگی ہونے لگی. مگر اب کیا ہے، اب تو اس سے فاصلے ہو گئے. اتنے فاصلے کہ اس کا قرب ایک خواب کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا. اور پھر نیند کی مہربان دیوی نے مجھے آغوش میں لے لیا. دوسری صبح بھاری بھاری سی تھی طبیعت. میں نے اپنا ناشتہ کیبن میں ہی کیا اور پھر اس وقت تک کیبن میں ہی رہا جب تک دروازے پر نواب صاحب نے دستک نہ دی. ارے بھائی، کیا آج باہر نہ نکلو گے؟ میں نے کہا، حاضر ہوں نواب صاحب، آؤ چہل قدمی کریں گے. نواب صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم آگے بڑھ گئے. کوثر بی بی کہاں گئی؟ میں نے کہا. اوہ، کل ایک انگریز لڑکی سے تعارف ہو گیا تھا، وہی آ کر اسے لے گئی ہے. میں نے کہا، بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے، رات کو بھی میں نے اس سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی. خوب، عجیب لڑکی ہے، کہہ رہی تھی کہ تم بے حد شریف انسان ہو. میں نے کہا، کمال ہے. وہ بولے کہ لیکن وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں. میں نے کہا، نہ صحیح، ان کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ مجھے کوئی شریف آدمی سمجھتی ہیں. میں نے ہنستے ہوئے کہا اور نواز صاحب بھی شرمندہ سے انداز میں ہنستے رہے. ہم جہاز کے مختلف حصوں میں گھومتے رہے. سورج بادلوں میں روپوش تھا. موسم بہت خوشگوار لگ رہا تھا. فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے عرشہ کے ایک حصے میں ایک خوبصورت چھت گیری لگا دی گئی تھی جس کے نیچے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. یہاں سے سمندر کا نظارہ بھی ہوتا تھا. کھانے پینے کی چیزیں باقاعدہ سرد ہو رہی تھیں. نواب صاحب نے کہا، آؤ بیٹھیں. چھت گیری کے نیچے پہنچے تو کوثر اور ایک خوبصورت سی انگریز لڑکی نظر آئی جو کرسیوں پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. تو یہ یہاں موجود ہیں، نواب صاحب نے کہا اور پھر ان سے تھوڑے فاصلے پر 2 کرسیوں پر بیٹھ گئے. کوثر کی نگاہ بھی ہم دونوں پر پڑ گئی. اس نے انگریز لڑکے کو کچھ بتایا اور وہ پلٹ کر دیکھنے لگی. پھر دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں. میں نے دل میں سوچا، آئی شامت. ہیلو انکل، انگریز لڑکی نے بے تکلفی سے نواب صاحب سے کہا. ہیلو. نواب صاحب کھڑے ہو گئے. میں بھی کھڑا ہو گیا. ہیلو مسٹر، لڑکی مجھ سے بولی. ہیلو. میں نے بھی گردن جھکا دی. میرا نام کرسٹینا ہے انکل، اپنی ممی کے ساتھ وطن واپس جا رہی ہوں.
नवाब साहब ने कहा, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर बेटे, बैठो। शुक्रिया अंकल, ये कौसर बहुत प्यारी है। हम थोड़ी सी देर में बहुत बेतकल्लुफ हो गए। क्रिस्टीना बच्चों के से अंदाज में बोली, बहुत अच्छी बात है बेटे। आप लोग अफ्रीका जा रहे हैं अंकल? हाँ बेटे, आपके डैडी क्या करते हैं? वो कहने लगी, इसी शिपिंग कंपनी के मैनेजर हैं जिसके शिप में हम सफ़र कर रहे हैं। नवाब साहब बोले, खूब, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? कहने लगी, नहीं अंकल। कौसर ने उस वक्त बड़ी फराखदिली से काम लिया था। वो बैठ गई थी, लेकिन मैं किसी भी बात पर भगाए जाने के लिए तैयार था। क्रिस्टीना मुझसे मुखातिब हुई, आपका नाम नहीं मालूम हो सका मिस्टर? सरफराज, मैंने जवाब दिया। सूरत से तो आप मुलाजिम नहीं मालूम होते। कौसर ने झूठ तो नहीं बोला? मैंने कहा, जी नहीं, मिस कौसर झूठ नहीं बोलती, मैंने जल्दी से कहा, और नवाब साहब का चेहरा सपाट हो गया। कौसर ने यहां भी कमीनगी का सबूत दिया था। क्रिस्टीना बहुत बेतकल्लुफ लड़की थी। उसने मेरी हैसियत पर तवज्जो नहीं दी। वो मुझसे भी बराबर गुफ्तगू कर रही थी और मैं बड़े मोहतात अंदाज में जवाब दे रहा था। वो कहने लगी, आप लोग शाम की चाय मेरे कैबिन में पियेंगे अंकल? नवाब साहब बोले, ज़रूर बेटे, आपकी दावत का शुक्रिया। वो कहने लगी, मैं आपको मम्मी से मिलवाऊंगी। नवाब साहब बोले, यकीनन। मिस्टर सरफराज, आप भी? वो नाम साफ न ले सकी थी। बेहतर। मैंने कौसर की तरफ देखा, उसके होंठ सुकड़ गए। फिर नवाब साहब ने एक मशरूब तलब किया और दोनों लड़कियां काफ़ी देर तक हमारे पास बैठी रहीं। फिर क्रिस्टीना उठते हुए बोली, अंकल प्लीज़ कौसर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें। नवाब साहब बोले, हाँ हाँ भाई, दो दोस्तों के दरमियान आने वाले हम कौन हैं? फेरोजुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उठकर झुकते हुए कहा, थैंक यू अंकल, थैंक यू सरफराज। और फिर वो दोनों छत गेरी से निकल गईं। नवाब फेरोजुद्दीन ने एक गहरी सांस ली थी। शुक्र है इसका जहन बट गया, वरना खासी बोरियत रहती। वैसे मैंने इसके बारे में कतई फैसला कर लिया है कि इसे लंदन में छोड़ दूंगा। जी, मैंने मुख्तसरन कहा। गो कर्नल की लड़कियां अक्सर इसके साथ मुहिमात में शरीक रहती हैं, लेकिन हमारी और उनकी औरतों में फ़र्क है। कौसर एक नरम और नाजुक लड़की है। मुहिमात से इसका कोई वास्ता नहीं रहा है। मुमकिन है सफ़र की सोबतें भी वो बर्दाश्त न कर सके। जी, मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। वो बोले, तुम इस सिलसिला में मशवरा दो। मैंने कहा, खौफजदा हूँ नवाब साहब, मेरी कोई बात कौसर बीबी ने सुन ली तो मेरी शामत आ जाएगी। ओह, नवाब साहब हंस पड़े। क्या तुम भी उससे डरने लगे हो? बेहद, मैंने उसी अंदाज में कहा। वो कहने लगे, तुम्हारी बहुत तौहीन करती है, लेकिन मैं तुम्हारी शराफत को सलाम करता हूँ। नवाब साहब मुतासिर लहजे में बोले, उस वक्त तक उसे बर्दाश्त कर लो जब तक हम लंदन न पहुँच जाए। नवाब साहब आप खामखा परेशान हैं, मैंने हंसते हुए कहा। हम दोनों गुफ्तगू करते हैं। फिर नवाब साहब चौंक कर बोले, मियाँ शतरंज से कोई वाकफियत है? मामूली सी, मैंने जवाब दिया। कहने लगे, मोहरे चल लेते हो? मैंने कहा, जी हाँ। वो कहने लगे, काफ़ी है, आओ शुगल रहेगा। जी, और हम दोनों उठ गए। नवाब साहब ने अपने सामान से बिसात निकाली और एक मुनासिब जगह हम दोनों बैठ गए। बिसात लगाई गई और नवाब साहब चाल चलने लगे। इब्तदा में मैंने 2-3 उल्टी चालें चली और नवाब साहब मेरे बारे में गलतफहमी का शिकार हो गए। उन्होंने चाल चली और इस बार मैंने एक उम्दा चाल चल दी। वल्लाह वल्लाह, क्या चाल चली है! ऐसे ही खेलो मियाँ, ज़रा सोच समझ कर। नवाब साहब बोले, ऐसे ही खेलो नवाब साहब? हाँ यकीनन। नवाब साहब मेरी हिम्मत अफजाई करते हुए बोले। उनकी पोजीशन बहुत मजबूत थी और वो बिसात पर छाए हुए थे, लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि मेरे जानने वाले मुझे शतरंज का बादशाह कहते थे। बाजी मेरे खिलाफ जाती रही और फिर मैं संभल गया। मैंने संभल कर चाल चली और नवाब साहब उलझ गए। उन्होंने एक और चाल चली और मैंने फिर मोहरा आगे बढ़ा दिया। हैं, क्या ये सोची समझी चाल है? नवाब साहब हैरत से बोले और फिर बड़ी उलझन के साथ उन्होंने एक चाल चल दी, लेकिन मेरी बाजी मेरी निगाह में थी। नवाब साहब मेरी मर्जी के मुताबिक चालें चल रहे थे और चंद ही चालों में मैंने बाजी पलट दी। नवाब साहब मुंह फाड़े मुझे देख रहे थे। ये क्या हुआ? वो भराई हुई आवाज़ में बोले। शह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैंने पूछा, दोबारा लगाऊं नवाब साहब? वो परेशानी से बोले, तुम आखिर हो क्या भला? मैं सिर्फ चंद चालें चलूंगा नवाब साहब और शह हो जाएगी। वाकई अम्मा, वाकई? कौन सा काम है जिसमें तुम वाकफियत नहीं रखते? नवाब साहब ने दोबारा बिसात लगाई। तो फिर दिखाओ अपना फन। इससे पहले तो हम खुद ही को मर्द मैदान समझते थे। बिस्मिल्लाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नवाब साहब ने पूरी जहानत से पहली चाल चली थी, लेकिन इसका जवाब भी बहुत सख्त था। खूब, बहुत खूब, वल्लाह बेनज़ीर है। नवाब साहब शतरंज पर निगाहें जमाए हुए बोले। इस बार भी उन्होंने अपनी दानिश में बहुत उम्दा चाल चली थी, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। मैंने अपने दावे के मुताबिक चंद चालों में शह दे दी और नवाब साहब ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ऐसी ही बातें तुम्हारे बारे में शुबह में मुब्तला कर देती हैं मियाँ साहबजादे, खुदा के वास्ते अब तो खुल जाओ। मैं हंसने के अलावा क्या कर सकता था, लेकिन नवाब साहब बच्चों की तरह जिद करने लगे। नहीं बताओगे?
میں نے احمقانہ انداز میں کہا کیا بتاؤں؟ وہ بولے اپنے بارے میں۔ میں نے کہا میں جس قدر بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے ناممکن، بالکل ناممکن۔ میں خاموش رہا۔ نواب صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولے خیر ایک نہ ایک دن تمہارا راز پا ہی لیں گے۔ میں نے کہا اور لگاؤں نواب صاحب؟ کہنے لگے چھوڑو میاں، سارا مان توڑ دیا۔ باخدا کرنل ڈکنسن کی ایسی تیسی ہو جائے گی، بڑا چیمپئن سمجھتا ہے خود کو، انٹرنیشنل کھلاڑی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ برابر کھیلتا ہوں۔ میاں یوں سمجھ لو وہ بھی بس مجھے ہی تسلیم کرتا ہے، لیکن اب ہاں مزہ آ جائے گا۔ تمہاری میت سے میں کتنا خوش ہوں اس کا اظہار ناممکن ہے۔ تقریباً 3:30 بجے کوثر واپس آئی۔ چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاز و نادری اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آتی تھی، لیکن میری نحوست کے میری شکل دیکھتے ہی اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ مسٹر سرفراز، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کیبن میں تشریف لے جائیں تو نوازش ہوگی، وہ بولی۔ نواب صاحب چونک کر بولے ارے خیریت؟ کوثر ناک چڑھا کر بولی اب ضروری تو نہیں ابو کہ ہر بات ان کے سامنے ہی کروں۔ نواب صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا اوفو ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کوئی حرج نہیں ہے نواب صاحب، میں چلا جاتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں تم بیٹھو، جو کچھ بتانا ہے ان کے سامنے ہی بتاؤ کوثر۔ نواب صاحب سخت لہجے میں بولے۔ کوثر روحانسی آواز میں بولی کیا آپ مجھے اسی طرح ذلیل کرنے کے لیے لائے ہیں؟ وہ بولے بری بات ہے بیٹے، تمہارا سلوک بھی تو سرفراز کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ نواب صاحب نے اسے سمجھایا۔ وہ بولی آپ ملازموں کو سر پر بٹھانے کے قائل ہوں گے، میں نہیں۔ اگر آپ میری موجودگی اتنی ہی ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس کرسٹینا کے کیبن میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا نواب صاحب پلیز، میرا خیال ہے کہ معمولی سی بات کو طول دے دیا گیا ہے، میں پھر حاضر ہوں گا۔ میں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیبن سے نکل گیا۔ نہ جانے دونوں باپ بیٹی میں کیا باتیں ہوئیں، میں نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں 5 بجے نواب صاحب نے میرے کیبن پر دستک دی۔ ارے بھائی سرفراز میاں تیار نہیں ہوئے؟ میں باہر نکل آیا اور بولا تیار ہوں نواب صاحب۔ کوثر ایک خوبصورت لباس میں نواب صاحب کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر حیرت انگیز نرمی تھی۔ نواب صاحب بھی متردد نہیں معلوم دیتے تھے، شاید دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو گیا تھا۔ ہم تینوں کرسٹینا کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ بوڑھی عورت، بوڑھی ہونے کے باوجود خوبصورت ہنسی کی مالک تھی۔ کھنکتے ہوئے کہکے سے اس نے ہمارا استقبال کیا۔ یقیناً کوثر کے ڈیڈی کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے آپ ہیں مسٹر فیروز الدین، نواب صاحب جلدی سے بولے۔ او ہاں، کوثر نے بتایا تھا، سوری، آپ لوگوں کے نام زبان پر نہیں چڑھتے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ سرفراز ممی، کرسٹینا جلدی سے بولی۔ او یس آئیے مسٹر فیروز الدین۔ اور ہم سب کرسیوں پر جا بیٹھے۔ مادام جوزفائن نے گھنٹی بجا کر بیرے کو بلایا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم چائے پی رہے تھے۔ کوثر اس دوران خاموش رہی۔ مادام جوزفائن ہم دونوں سے گفتگو کرتی رہیں اور کوثر کرسٹینا کے ساتھ ایک طرف بیٹھی رہی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ تقریباً 7 بجے ہم ان لوگوں سے رخصت ہوئے۔ کیبن کے دروازے پر کرسٹینا نے کوثر سے کہا کیا تم بال روم میں نہیں آؤ گی ڈارلنگ؟ کوثر حیرت سے بولی کیوں؟ اور رقص کریں گے، آؤ گی نا؟ نہیں کرسٹینا، میں رقص نہیں کرتی، کوثر نے جواب دیا۔ تو دیکھ تو سکتی ہو، کرسٹینا نے کہا۔ کوثر لاپرواہی سے بولی آ جاؤں گی۔ مسٹر سرفراز آپ بھی، کرسٹینا نے کہا اور میں نے بوکھلا کر کوثر کی شکل دیکھی۔ کرسٹینا، کوثر نے احتجاجی انداز میں کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ صرف ملازم ہے۔ کرسٹینا نے مسکراتے ہوئے کوثر کے گال پر آہستہ سے تھپکی دی اور کہا شریر لڑکی۔ سادہ دل لڑکی کا خیال تھا کہ کوثر صرف مذاق کر رہی ہے۔ بہرحال ہم وہاں سے چلے آئے۔ کوثر نے بغور میری شکل دیکھی، لیکن میرے چہرے پر کسی قسم کے تردد کے آثار نہ پا کر اس کا موڈ پھر آف ہو گیا۔ اور ایک اور بات میری سمجھ میں آئی، ممکن ہے یہ لڑکی اپنی زیادتیوں کا رد عمل میرے چہرے سے دیکھنا چاہتی ہو، لیکن مس کوثر معاف کیجیے، اداکاری کر سکتا ہوں، ایسی اداکاری کہ آپ کا برا حال ہو جائے، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کروں گا، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر میرے ذہن میں بھی ایک شرارت ابھری۔ کوثر نے کرسٹینا سے بال روم آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا میں بھی بال روم میں جاؤں گا۔ رقص کے بارے میں بھی تھوڑا سا بہت جانتا تھا، کیا ہی کیا تھا زندگی میں فضول باتوں کے سوا۔ شام 7 بجے سے پہلے ہی میں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میرے پاس خوبصورت سوٹ کافی تھے۔ میں نے سب سے عمدہ سوٹ نکالا، غسل کیا، پھر انتہائی نفاست سے سوٹ پہنا۔ نواب صاحب کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی میں باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوثر کے جاتے ہی نواب صاحب مجھے تلاش کریں گے۔ چنانچہ میں جہاز کے ایک ایسے گوشے میں چلا گیا جہاں سے کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ تقریباً 7:45 بجے تک میں چھپا چھپا پھرتا رہا، پھر بال روم کی طرف چل پڑا۔ اندر سے میوزک کی آواز ابھر رہی تھی، شاید رقص شروع ہو چکا تھا۔ بڑی رومانی فضا تھی اندر کی۔ ایک کونے میں کوثر ایک میز پر تنہا بیٹھی تھی، کئی جوڑے فرش پر رقصاں تھے۔
मैंने उसके सामने ही की एक मेज संभाली और चुटकी बजाकर बेरे को बुलाया। बेरे के आने पर मैंने एक मशरूब का ऑर्डर दिया और फिर खुशरंग मशरूब के छोटे छोटे सिप लेने लगा। कौसर की निगाह शायद अभी तक मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। वो चौबी गैलरी की जानिब देख रही थी। मेरी निगाहों ने भी उसका ताकुब किया और फिर मैंने क्रिस्टीना को देख लिया जो एक गैर मुल्की शख्स के साथ रक्स कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली। उसी वक्त रक्स का राउंड खत्म हो गया और तालियां गूंज उठीं। क्रिस्टीना कौसर की जानिब बढ़ी। मैंने जानबूझकर निगाहें उस पर से हटा ली थी। क्रिस्टीना ने भी कौसर के नजदीक पहुंचकर मुझे देखा। वो बैठते बैठते एकदम खड़ी हो गई। मैंने अब भी निगाहों का जाविया ऐसा रखा था कि उन्हें देख सकूं और अंदाजा हो कि किसी और तरफ देख रहा हूं। क्रिस्टीना ने मेरी तरफ इशारा किया और कौसर चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने ग्लास उठाकर होंठों से लगा लिया था। ग्लास की आड़ से मैं कौसर की शक्ल देख रहा था। कौसर एक टिक मुझे देख रही थी। फिर क्रिस्टीना मुस्कुरा मुस्कुराकर उससे बातें करती रही। कौसर ने दो एक बार उसके हाथ पर हाथ रखकर शायद उसे किसी काम से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन फिर क्रिस्टीना कुर्सी से उठी गई। कौसर ने इज़्तिराब से पहलू बदला था। क्रिस्टीना मेरी तरफ ही आ रही थी और मेरी मेज के नज़दीक पहुंचकर वो बोली, हेलो सरफराज। ओह हेलो क्रिस्टीना, मैंने गर्मजोशी से कहा और वो कुर्सी घसीटकर मेरे सामने बैठ गई। कितनी देर हुई तुम्हें आए हुए? मैंने कहा अभी चंद मिनट कबल आया हूँ। वो कहने लगी कौसर भी मौजूद है? मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया है। वो कहने लगी ओह मेरे लिए जूस मंगवाओ, इस वक्त तुमसे बहुत सी बातें करूंगी। क्रिस्टीना ने बेतकल्लुफी से कहा और मैंने वेटर को इशारा करके ऑर्डर दे दिया। क्रिस्टीना ने पूछा रक्स करते हो? मैंने कहा क्यों नहीं, तब हम फिलहाल सिर्फ बातें करेंगे, इसके बाद वाला राउंड हम नाचेंगे, क्या ख्याल है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा ठीक है। तुम बेहद दिलकश नौजवान हो सरफराज, मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की तुमसे इस कदर एलर्जिक क्यों है। मैंने कहा ओ ऐसी कोई बात नहीं है मिस क्रिस्टीना, बस मिस कौसर जरा तेज तबीयत की मालिक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्रिस्टीना बोली उसने तुम्हारी शख्सियत बेहद पुरस्रार बना दी है। मेरी शख्सियत? मैंने हैरत से कहा। बेरे जूस का खूबसूरत गिलास मेरे सामने रख दिया। क्रिस्टीना ने उससे दो तीन सिप लिए और फिर होंठ खुश करते हुए बोली हाँ। मैंने पूछा वो किस तरह? कहने लगी उसने शायद तुम्हारे सामने भी तुम्हें सिर्फ एक मुलाजिम कहा था। मैंने कहा हाँ। वो कहने लगी तो क्या तुम वाकई एक मामूली से मुलाजिम हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा क्या मुलाजिम होने से शख्सियत पुरस्रार हो जाती है मिस क्रिस्टीना? कहने लगी ओह नहीं ये बात नहीं है, मगर तुम कैसे मुलाजिम हो? मैंने कहा क्यों? वो बोली मेरा मतलब है। क्रिस्टीना को शायद मुनासिब अल्फाज ना मिल सके। उसने जूस का ग्लास उठाकर होंठों से लगा लिया और पुरख्याल अंदाज में कई सिप ले डाले। वो बोली लेकिन नवाब का सलूक तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। मैंने कहा मिस कौसर का भी बुरा नहीं। कहने लगी गलत, बिल्कुल गलत, वो तो तुम्हारी सूरत देखकर बोर हो जाती है। मैंने कहा मुमकिन है उन्हें मेरी सूरत पसंद ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहने लगी नहीं, हरगिज नहीं, कोई बात जरूर है तुम दोनों के दरमियान, मैं नहीं मान सकती। क्रिस्टीना ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर पूछा मसलन क्या बात हो सकती है मिस क्रिस्टीना? कहने लगी शायद कोई बिगड़ा हुआ रोमान। मैंने कहा ओ नहीं मिस क्रिस्टीना, वो मेरे मालिक की लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोली हाँ तुम्हारे यहाँ मालिक की लड़की से इश्क नहीं किया जाता? मैंने कहा शायद नहीं, लेकिन मिस्टर फिरोजुद्दीन का रवैया तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ वो बहुत नेक इंसान है। कहने लगी और कौसर? मैंने कहा वो कौसर हैं। और क्रिस्टीना हंस पड़ी। कहने लगी अगर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का कोई मसला नहीं है तो फिर तुम दोनों हैरत अंगेज हो। मैंने कहा क्यों? बोली क्या कौसर खूबसूरत नहीं है? मैंने कहा बेहद। तो फिर कहने लगी एक औरत होने की हैसियत से मैं कह रही हूँ कि तुम बेहद पुरकशिश और हसीन नौजवान हो। मुझे अगर मौका मिलता तो तुमसे प्यार जरूर करती। क्रिस्टीना का लहजा आखिर में रोमानी हो गया और मैं संभल गया। उसके बाद क्रिस्टीना खामोशी से मशरूब पीती रही। दूसरा राउंड करीबुल खत्म था और फिर तालियां गूंज उठीं। कौसर बहिस बैठी थी, उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तीसरे राउंड में हम दोनों उठ गए। मैं क्रिस्टीना के साथ रक्स करने लगा, लेकिन मेरी निगाहें बार बार कौसर पर जा पड़ती। वो मुंह फाड़े हम दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत के नकूश थे। दूसरी तरफ क्रिस्टीना के अंदाज में वालहियत पैदा होती जा रही थी। सरफराज, उसने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत उम्दा रक्स करते हो। मैंने कहा शुक्रिया। कहने लगी तुम्हारे लम्स में बेपनाह कशिश है। मैंने कहा फिर शुक्रिया मिस क्रिस्टीना। कहने लगी हमारा यह सफ़र बहुत मुख्तसर है। मैंने कहा हाँ। कहने लगी फिर तुमसे मुलाकात ना हो सकेगी? मैंने कहा शायद नहीं। वो कहने लगी मैं तुम्हें याद रखूंगी सरफराज। मैंने कहा मैं भी आपको याद रखूंगा मिस क्रिस्टीना। और फिर मैं चौंक पड़ा। कौसर अब अपनी मेज़ पर नहीं थी। ना जाने क्यों मेरे जहन में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। क्रिस्टीना, मिस कौसर कहाँ गई हैं?
शायद वो चली गई। क्रिस्टीना के लहजे में कोई खास बात नहीं थी। शायद तन्हा बोर हो गई होंगी। शायद, क्रिस्टीना ने लापरवाही से कहा और मुझे हंसी आने लगी। लेकिन मैंने हंसी रोक ली थी। क्रिस्टीना की सारी उल्फत मेरी तरफ मुंतकिल हो गई थी। अब उसे कौसर से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और न जाने क्यों ये शरारत मेरे ज़हन में पुख्ता होने लगी। क्यों ना मैं कौसर से उसकी सहेली छीन लूँ, लुत्फ रहेगा। क्रिस्टीना से मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने रक्स के सारे राउंड उसके साथ नाचे और वो सरशार हो गई। वापसी पर वो मुझे मेरे कैबिन तक छोड़ने आई और जब अपने कैबिन की तरफ जाने लगी तो मेरे सीने से आ लगी। सरफराज, उसने मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहा। मैं संभल गया। यस मिस क्रिस्टीना, आज रात मुझे नींद नहीं आएगी, वो बोली। मैंने उसकी बाहें गर्दन से निकालते हुए कहा, वेटर को बुलाकर उससे स्लीपिंग पिल्स तलब कर लेना। शरीर लड़के, क्रिस्टीना झिंपे हुए अंदाज में बोली। मैंने कहा, रात बहुत हो चुकी है मिस क्रिस्टीना, आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी। वो बेबाक मशरकी लड़की ना थी। कहने लगी, एक बोसा ना दोगे सरफराज? मैंने कहा, नहीं क्रिस्टीना, खुदा हाफिज। मैंने तेजी से कैबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। चंद साथ मैं दरवाजे से लगा खड़ा रहा और जब क्रिस्टीना के कदमों की आवाज़ दूर हो गई तो मैं एक ठंडी सांस लेकर लिबास तब्दील करने लगा। आज की इस तफरीह से जहन को बड़ी फ़रत का एहसास हो रहा था। मैं सोने के लिए लेट गया। दूसरी सुबह मैंने हस्बे मामूल अपने कैबिन में नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद मैं बाहर निकल आया। मैंने नवाब फ़िरोज़ुद्दीन के कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से नवाब साहब की आवाज़ उभरी, आ जाओ। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। कौसर भी मौजूद थी, लेकिन उसी तरह नाक चढ़ाए हुए, फूली फूली सी। नवाब साहब मुस्कुराते बोले, कल तो खूब चक्कर देकर गायब हुए। मैंने कहा, आप आराम कर रहे थे नवाब साहब, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा। कहने लगे, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, तुम अपने तौर पर तफरीह करने के भी मुख्तार हो। कहाँ वक्त गुजारा? मैंने बहुत तलाश किया था। मैंने साफ गोई से काम लिया और कहा, मैं बॉल रूम की तरफ चला गया था। नवाब साहब मुस्कुराते बोले, ओह अच्छा, हम भी कभी रक्स करते थे। उनके चेहरे पर कोई खास बात पैदा नहीं हुई थी, लेकिन कौसर की नफरत कुछ और गहरी हो गई थी। नवाब साहब बोले, नाश्ता कर लिया? मैंने कहा, जी। खैर, आज के प्रोग्राम क्या होंगे? मैंने कहा, जो हुक्म। कहने लगे, कुछ नहीं भाई, हमने भी एक दोस्त तलाश कर लिया है। मैंने कहा, ओह, यूसुफ अली ताजिर है, लेकिन उम्दा तबीयत का आदमी है। आज उसके साथ शतरंज की ठहरी है। वैसे उम्दा खिलाड़ी है, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में कुछ नहीं। अव्वल तो हम ही उसकी खबर ले लेंगे और अगर बात ना बनी तो फिर तुम्हें तकलीफ करना पड़ेगी। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ। कौसर अपनी जगह से उठ गई थी और फिर वो दरवाजे तक पहुंची थी कि क्रिस्टीना अंदर दाखिल हो गई। उसने पूछा, अरे कहाँ चली कौसर? वो बोली, अरशा पर जा रही हूँ। ओह हाँ, बहुत उम्दा मंजर है। हेलो अंकल, आप भी आइए, वो नवाब साहब से बोली। नवाब साहब बोले, सॉरी बेटे, हमारा पहले ही प्रोग्राम है। तो फिर वो उसने मुझे दावत दी, आइए मिस्टर सरफराज। मैंने कहा, मेरी तरफ से भी माजरत कबूल करें मिस क्रिस्टीना, नवाब साहब के साथ प्रोग्राम है। ओह, क्रिस्टीना ने गहरी सांस ली और फिर वो कौसर के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। कोई ख़ास बात तो नहीं सरफराज मियाँ? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ उन दोनों के दरमियान बोरियत नहीं बनना चाहता था। नवाब साहब ने कहा, तो फिर आओ चलें, और हम दोनों भी बाहर निकल आए। यूसुफ अली उम्दा शख्सियत का मालिक था, खुश मिजाज, खुश इखलाक। नवाब साहब ने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। ज़रूरी गुफ्तगू के बाद शतरंज जम गई, लेकिन मैं उसमें शरीक नहीं हुआ था। थोड़ी देर तक मैं दोनों का खेल देखता रहा। यूसुफ अली बिलाशुबा नवाब साहब से अच्छा खिलाड़ी था। फिर मैं वहां से निकल आया। मेरे जहन में शरारत कुलबुला रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं इधर उधर चकराता रहा, फिर अरशा की तरफ चल पड़ा। कौसर और क्रिस्टीना को तलाश करने में देर न लगी। मैंने कैंटीन से सिगरेट का पैकेट खरीदा। गो मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शरारत ही ठहरी। फिर मैंने एक सिगरेट सुलगाया और रेलिंग से जा टिका। रुख दूसरी तरफ था, लेकिन इस पोजीशन से खड़ा था कि देख लिया जाऊं, और इसमें ज्यादा वक्त भी ना लगा। क्रिस्टीना तेजी से मेरी तरफ लपकी। हेलो सरफराज, उसने कहा, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा, जैसे उन लोगों की मौजूदगी से बेखबर हूं। मैंने कहा, ओह क्रिस्टीना, आप लोग अभी तक यहीं हैं? वो कहने लगी, देरी कितनी हुई है? मैंने कहा, हाँ, दरअसल नवाब साहब अपने एक दोस्त के पास चले गए। मैं तन्हा था, इसलिए इस तरफ निकल आया। ओह, तो हमारे साथ रहो। मैंने कहा, मिस कौसर के क्या हाल है? कहने लगी, नाराज है मुझसे, एक बात बताऊं? मैंने कहा, क्या? वो उस वक्त भी जाग रही थी जब हम वापस कैबिन पर पहुंचे थे। उस शरीर ने हमारी बातें भी सुन ली थी। अरे बाप रे, मैंने होठों ही होठों में कहा। एक एक लफ्ज दोहराया था उसने। मैंने कहा, लेकिन वो जाग क्यों रही थी? कहने लगी, नवाब साहब सो गए थे, नींद नहीं आ रही थी, बाहर निकली थी ताकि हवा में गहरी गहरी सांसें ले ले। हमें देखकर आड़ में हो गई। उसका कहना है कि उसने इत्तेफाक से हमारी बातें सुन ली, जानबूझकर नहीं। मैंने गहरी सांस ली और रात के वाकयात याद करने लगा। मुझे एहसास हो गया कि मेरी पोजीशन कमज़ोर नहीं है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे मेरे ऊपर हर्फ आए।
क्रिस्टीना ने कहा, आओ उसके पास चलें। मैंने कहा, बेकार है मिस क्रिस्टीना, वो मेरा साथ पसंद न करेंगी। अरे आओ तो, क्रिस्टीना ने कहा, और मैं डरते डरते कौसर के नजदीक पहुंच गया। अब्बू कहाँ हैं? उसने छूटते ही सवाल कर दिया। मैंने बताया कि यूसुफ अली के साथ शतरंज खेल रहे हैं मिस कौसर। मैंने जवाब दिया और कौसर खामोश हो गई। उसने जानने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए यह हैरत अंगेज बात थी। मैंने पूछा, आप लोगों के लिए पीने को कुछ मंगवाऊं? क्रिस्टीना ने जल्दी से कहा, ऑरेंज जूस। कौसर ने समंदर की लहरों से निगाहें नहीं हटाई थी। बहरहाल उसके रवैये में एक मामूली सी तब्दीली आई थी, लेकिन मैं उस लड़की की रग रग से वाकिफ था। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। चुनाचे मैंने इस तब्दीली पर कोई गौर न किया और खुद ऑरेंज जूस का ऑर्डर देने चला गया। मैंने जानबूझकर सिर्फ 2 गिलास मंगवाए थे। वापस आकर मैं उन दोनों से चंद फीट के फासले पर खड़ा हो गया। वेटर ने अदब से एक गिलास उन दोनों के सामने पेश कर दिए। कौसर ने अपना गिलास उठा लिया था, लेकिन क्रिस्टीना हैरत से बोली, और तुम? उसने ये सवाल मुझसे किया था। मैंने कहा, आप लोग पिए मिस क्रिस्टीना। क्यों? तुम क्यों नहीं पियोगे? मैंने कहा, हम मालिकान के सामने खाने पीने की जरूरत नहीं कर सकते, मैंने सादगी से कहा। क्रिस्टीना ने कहा, मगर इसमें क्या हर्ज है? और फिर हम दोनों चौंक कर कौसर की तरफ देखने लगे, जिसने जूस का गिलास समंदर में फेंक दिया था। फिर वो मेरी तरफ देखकर गुर्राई। फजूल बातों से परहेज किया करो, समझे? और उसके बाद वो पैर पटकती हुई अंदर चली गई। क्रिस्टीना ने ताज्जुब से कहा, ये क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, जूस पिए मिस क्रिस्टीना। लेकिन ये बदतमीजी, क्या समझती है ये लड़की खुद को? मैं आइंदा इससे बात भी नहीं करूंगी, क्रिस्टीना ने कहा, और उसका मूड खराब हो गया था। उसने वेटर को इशारा करके जूस का एक और गिलास तलब किया और फिर मैं क्रिस्टीना के साथ मिलकर जूस पीने लगा। काफी देर तक हम दोनों रेलिंग के पास खड़े रहे। क्रिस्टीना पर फिर रोमांस सवार हो गया था और मुझे उससे उलझन हो रही थी। तब मैंने घड़ी देखते हुए वापसी के लिए कहा, ओह डार्लिंग, कहाँ जाओगे? दोपहर का खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? मैंने कहा, सॉरी क्रिस्टीना। वो बोली, रात को बाल रूम में? मैंने कहा, हाँ हाँ, वहां मुलाकात होगी। मैंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया। मैं तुम्हें बुलाने आ जाऊं? वो बोली, नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, और फिर हम दोनों वहां से चल पड़े। मैंने यूसुफ अली के कैबिन का रुख किया था। कौसर को वहां देखकर मुझे हैरत हुई। अजीब लड़की थी। उसके चेहरे से किसी तरद्दुद का इजहार नहीं हो रहा था, बल्कि जब मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो वो किसी बात पर हंस रही थी। फेरोजुद्दीन भी हंस रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बात ही ना हुई हो। ओ आओ भाई, जल्दी आओ सरफराज। ये यूसुफ अली तो बहुत खतरनाक बिजनेसमैन है। सारे कारोबारी दाव पेच इसने मेरे ऊपर आजमा डाले हैं। ऐसा लगता है जैसे इस जहाज पर मेरी शतरंज की लाइफ खत्म हो जाएगी। जी, मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। बैठो। फेरोजुद्दीन ने खुद एक कुर्सी मेरे लिए खींच दी। मैंने डरते डरते कौसर की तरफ देखा। उसके होंठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। वो पूरी तरह शतरंज में उलझी हुई थी। क्या हुक्म है? मैंने बिसात को गौर से देखते हुए कहा। अरे भाई, क्या हुक्म देंगे? देखो किस बुरी तरह घेर रखा है इस शख्स ने। मैंने मोहरों को देखा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अब तुम भी मजाक उड़ाओगे? क्या रह गया है अब? मैंने पूछा, मदाखलत की इजाजत है? बोले, हाँ हाँ, चलाइए, आप भी तीर चलाइए। यूसुफ अली बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने एक मोहरा आगे बढ़ा दिया। एक छोटी सी गुस्ताखी। ओहो हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यूसुफ अली ने मेरा चैलेंज कबूल करके पैदल को आगे सिरका दिया। ये चाल कहां से निकल आई? मियाँ हाथ की सफाई तो नहीं दिखा गए? यूसुफ अली चौंक कर बोले, और इस बार वो सोच में पड़ गए। कौसर भी बहुत गौर से बिसात देख रही थी और खुद नवाब साहब मेरी उस चाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। यूसुफ अली ने वही सोचा जो मैंने ये चाल चलते वक्त सोचा था, और यही सोच गलत थी। उनके चाल चलते ही मैंने अपनी चाल चल दी और नवाब साहब जोश से उछल पड़े। बचो यूसुफ अली, हा हा हा, क्या हो गया? ये क्या हो गया? यूसुफ अली आंखें फाड़े बिसात को घूर रहे थे और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाए। क्या हुआ यूसुफ अली? लेकिन अब यूसुफ अली सिर्फ मुझे घूर रहे थे। फिर उन्होंने नवाब साहब को देखते हुए पूछा, कौन है ये बच्चा? नवाब फेरोजुद्दीन, कौन है ये? वो बोले, मैं तुमसे इनका तारुफ करा चुका हूं। वो बोले, नामुमकिन था। मुझे बताओ ये कौन है जो सिर्फ 3 चालों से शतरंज की बिसात पलट सकता है? मैं इसके खेल के बारे में आपको बता चुका था यूसुफ अली, नवाब साहब ने कहा। कौसर इस दौरान खामोश रही थी। तंग दिल भी थी ये लड़की। उसके निगाहों तक में कोई एहसास न जागा था। मुझे क्या परवाह, ना सही। यूसुफ अली साहब ने गहरी सांस ली। खेल तो बिगड़ चुका है, लेकिन मैं एक नई बाजी जरूर लगाऊंगा। फिर वो मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, साहबजादे दिखाओ अपना फन। मैंने बड़े बड़े इंटरनेशनल शातिर देखे हैं, लेकिन खेल का यह अंदाज मेरे लिए अजनबी है। कौसर कुर्सी खिसका कर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब्बू मैं चलती हूँ। शायद उसे मेरी तौसीफ के ये अल्फाज पसंद नहीं आए थे। नवाब साहब ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी बाजी लगी और मैंने इंतहाई महारत से यूसुफ अली को शिकस्त दी।
बहरहाल लोग काफ़ी देर तक मेरे खेल की तारीफ़ें करते रहे। नवाब साहब ने कहा कि मैं इसी तरह लोगों को हैरान करने का आदी हूँ। उन्होंने शिकार का वाक़या भी सुनाया। यूसुफ अली हंसते हुए बोले, भाई ऐसा कोई मुलाजिम मिल जाए तो मेरे लिए भी मुहैया कर दो। यूसुफ अली, इनके लिए मुलाजिम का लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा तकलीफ देह है, नवाब साहब ने कहा। वो बोले, मैं समझता हूँ यार। रात को मैं बाल रूम गया। कौसर आज क्रिस्टीना के साथ ना थी, अलबत्ता क्रिस्टीना बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। और डार्लिंग, बड़ी देर लगा दी। मैंने पूछा, कौसर नहीं आई? कहने लगी, नहीं, मुझे उस नकचड़ी लड़की से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, डफर कहीं की। मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा, क्या बकवास है? क्रिस्टीना चौंक पड़ी। क्या मतलब? मैंने कहा, तुम्हें उसकी तौहीन करने का कोई हक नहीं। क्रिस्टीना ताज्जुब से बोली, लेकिन वो कदम कदम पर तुम्हारी तौहीन करती है। मैंने कहा, यह मेरा और उसका मामला है। क्रिस्टीना बोली, होगा, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? तब तुम जाओ जहन्नम में। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और वापसी के लिए पलट पड़ा। क्रिस्टीना बोली, डार्लिंग डार्लिंग सुनो तो सही। शट अप, मैंने कहा और बाल रूम से बाहर निकल आया। यूं भी उस अंग्रेज लड़की से मुझे कोई दिलचस्पी न थी। चंद लम्हात की साथी ख्वामख्वाह रोमान भगारने बैठी थी। भला मुझे इतनी फुर्सत कहाँ? अपने कैबिन में आ गया और लिबास तब्दील किया और सोने के लिए लेट गया। खूबसूरत नींद ने कभी मुझसे इज्तनाब नहीं किया था, लेकिन उस वक्त शायद रात का दूसरा पहर था। जब कैबिन के दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनाई दी, आंख खुल गई। हैरान सा दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा खोला। बाहर दूसरी हैरत मेरी मुंतजिर थी, कौसर थी। अरे आप! मैं उछल पड़ा। जल्दी आओ, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, कौसर ने घबराए हुए लहजे में कहा। ओह! मैंने उसके अलावा कुछ न कहा और स्लीपिंग सूट पहने हुए बाहर निकल आया। कौसर भी तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। नवाब साहब तकलीफ की शिद्दत से मसहरी पर लौट रहे थे। मैंने कौसर से पूछा, हुआ क्या? कौसर ने जवाब दिया, सीने में दर्द उठा है। पहले भी कभी? हाँ, अक्सर। बराए करम जल्दी कुछ करो। कप्तान के कैबिन से डॉक्टर का पता मालूम किया। उम्दा सर्विस थी। डॉक्टर हालांकि सो चुका था, लेकिन जाकर मेरे साथ दौड़ा चला आया। नवाब साहब बेहोश हो चुके थे और कौसर की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने नवाब साहब की कैफियत मालूम की। उसने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए और फिक्र ना करने के लिए कहकर चला गया। कौसर किसी हद तक पुरसुकून हो गई। मिस कौसर, आप बेफिक्र रहें। अगर आप पसंद करें तो मेरे कैबिन में आराम कर लें, मैं नवाब साहब के पास मौजूद हूँ। कौसर भराई हुई आवाज़ में बोली, नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मैंने कहा, मेरे यहाँ रहने से आपको कोई तकलीफ तो ना होगी? कहने लगी, जी नहीं। अजीब से लहजे में जवाब मिला था। या खुदा, ये कौन सी आवाज़ थी? कहाँ से आई थी? मेरी मईत और उससे कबूल? लेकिन मैंने गलतफहमी को फौरन अपने जहन से निकाल दिया। ये सिर्फ वक्ती घबराहट का नतीजा था। यकीनन। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। नवाब साहब के चेहरे से अब सुकून का इजहार हो रहा था। थोड़ी देर के बाद कौसर भी एक कुर्सी पर गर्दन टिकाकर सो गई, लेकिन मैंने जागना अपना फर्ज समझा था, बुरा हो सफाई करने वाले का। सुबह को उसने कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी और कौसर जाग गई। उसने हैरान निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर माहौल को याद करके संभल गई। उसने बेचैन निगाहों से नवाब साहब को देखा। ठीक है, रात को सोते रहे, खुदा का शुक्र है, कौसर आहिस्ता से बोली और वो फिर बाथरूम की तरफ चली गई। वापस आई तो खासी निखरी थी। आप रात भर नहीं सोए? सवाल और मेरे बारे में? हैरत, सख्त हैरत, लेकिन फौरी जवाब देना जरूरी था, वरना लहजा की ये नरमी न जाने कहाँ जाती। मैंने कहा, हाँ, आप सो गई थी कौसर बीवी? कहने लगी, चाय मंगवाऊं? मैंने कहा, अरे आप कहाँ तकलीफ करेंगी, मैं कहता हूँ। मैं जल्दी से उठ गया। कुछ खाने को भी मंगवाइए, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा, जी बेहतर। मुझे इस लहजा पर इस कदर हैरत थी जिसके लिए अल्फाज का तयन मुश्किल था। सोचने समझने की सलाहियतें गुम हो गई थी। मैंने वेटर को नाश्ते का ऑर्डर दिया और वापस आ गया। कौसर निढाल सी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें रात की बेआरामी की वजह से सुर्ख हो रही थीं। मैं कुर्सी पर आ बैठा। ये हकीकत थी कि मुझे उस लड़की से नफरत नहीं थी। उसकी हरकतों के बावजूद मैंने उसके बारे में कभी बुरे अंदाज से नहीं सोचा था। उस वक्त भी उसके रवैये से मैंने कोई गलत नजरिया नहीं कायम किया था। बहरहाल वो एक इंसान की बेटी थी। बाकी रही मुलाजमत वगैरह, तो उसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मेरी निगाहों में क्या हैसियत हो सकती थी। वेटर नाश्ता ले आया तो कौसर खुद ही उठ गई। अरे नहीं कौसर बीबी, मैं पेश करता हूँ, मैंने जल्दी से कहा और जवाब में मुझे ऐसी निगाहों से देखा गया जिनका मफहूम इंसान को न जाने कौन कौन से वीरानों में धकेल देता है। मैं आहिस्ता से बोला, कौसर बीबी। कौसर ने कहा, बैठे रहिए आप, और अपनी जगह से उठ गई। उसने नाश्ता मेरे सामने रखा और फिर चाय बनाने लगी। चाय की प्याली भी बड़े एहतमाम से मेरे सामने रखी गई और मेरी कैफियत ये थी जैसे ये मजाक मेरी समझ में ही ना आया हो। अभी चाय की प्याली, नाश्ते की प्लेट उठाकर गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन कौसर ने अपने लिए भी कुछ चीजें उठाई। वो चाय के सिप लेते हुए बोली, मैं तो रात को सख्त परेशान हो गई थी। मैंने कहा, आपने फौरन मुझे आवाज दे ली होती कौसर बीबी।
कौसर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गर्दन झुकाए कुछ सोचती रही। फिर उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। न जाने वो क्या कहना चाहती थी। मेरे लिए कोई हुक्म कौसर बीबी? उसने फिर मेरी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर जैसे अपने आप से उलझ गई। फिर उसने नवाब साहब की तरफ देखा। आप चाहें तो आराम कर लें, शायद रात भर जागते रहे हैं, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रही, लेकिन अगर आपको तकलीफ हो रही हो, मेरा मतलब है अगर आप हुक्म दें तो मैं चला जाऊं। वो कहने लगी, नहीं, मैं तन्हा परेशान हो जाऊंगी। मैंने साफ लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चाय पीकर कौसर उठी। झुककर नवाब साहब की शक्ल देखी। वो गहरी नींद सो रहे थे। उसने इत्मीनान की सांस ली और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। आपने कहा था कौसर बीबी के दर्द अक्सर उठता है। कौसर बोली, साल 2 साल में एक मरतबा। मुझे 2 दफा की याद है, काफी अरसा हो गया। मैं खामोश हो गया। अचानक कौसर ने पूछा, क्रिस्टीना से मुलाकात हुई थी? मैंने कहा, जी हाँ, कल रात को। कहाँ? बॉल रूम में। उसने अजीब से लहजे में पूछा, रक्स किया था आप लोगों ने? नहीं, मैंने जवाब दिया। बोली, अच्छा भी नहीं लगता मर्दों को कूल्हे मटकाते। जी, मैं सिर्फ इतना कह सका। कौसर ने कहा, मैं एक एतराफ करना चाहती हूँ। और अब तो हैरत भी हद से गुजर गई थी। इलाही, ये इस लड़की का कौन सा रूप है? क्या हो गया है इसे? मैंने कहा, मैं समझा नहीं कौसर बीबी। वो कहने लगी, आप बेहद शरीफ इंसान हैं। मैं सिर्फ इतना कह सका, कौसर बीबी, मुझसे कल रात एक गलती हो गई थी। क्या? मैंने आपकी और क्रिस्टीना की गुफ्तगू सुन ली थी। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ? बॉल रूम के गेट के सामने। और मैंने वो गुफ्तगू याद की। हाँ, क्रिस्टीना ने कौसर के बारे में कुछ कहा था और मैंने उसे डांट दिया था। ओ, तो ये उस गुफ्तगू का नतीजा था। खैर, पत्थर में नमी तो पैदा हुई, वक्त ही सही। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा फर्ज था कौसर बीबी। तब नवाब साहब की आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक पड़े। उन्होंने कराह कर एक करवट बदली थी और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। हम दोनों जल्दी से उनके करीब पहुंच गए। कैसी तबीयत है अब्बू? कैसे हैं नवाब साहब? बारी बारी हम दोनों ने पूछा। कौन काफिर बीमार है? आज मैं चांद सूरज यकजा देख रहा हूँ। लेटे रहिए अब्बू प्लीज। अरे ठीक हूँ, खुदा की कसम ठीक हूँ। तुम दोनों को देखकर जो खुशी मुझे हुई है उसे बयान नहीं कर सकता, नवाब साहब ने कहा। हमारे मुंह से आवाज नहीं निकली थी। बहरहाल नवाब साहब उसी वक्त से ठीक होना शुरू हो गए और आज की चांदी रात में वो हमारे साथ अरशा पर थे। भाई, बाज तकलीफें भी किस कदर मुबारक होती हैं। वो बोले, जी हाँ, देखो, मैं बीमार पड़ता ना तुम दोनों मुझे यकजा नजर आते। सच तुम्हारे इख्तलाफ दूर हो गए, मुझे बड़ी मुसरत है। नवाब साहब, मैं तो कौसर बीबी का एक अदना गुलाम हूँ, मैं किसी इख्तलाफ की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? मैंने आहिस्ता से कहा। नहीं बेटे, नहीं बेटे, इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। तुम मेरे बेटे हो। कौसर के रवैये से मुझे तकलीफ होती है, नवाब साहब ने कहा। कौसर ने कोई जवाब न दिया, अलबत्ता उसका चेहरा उसी तरह नरम था। कल सुबह हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इस रात का सफर और बाकी है। जी। काफी देर तक हम अरशा पर रहे, फिर जब थक गए तो वापस अपने अपने कैबिनों में आ गए। आज की रात कौसर की थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके बारे में सोचता रहा। दिलचस्प लड़की थी, लेकिन उसकी नरमी में ज्यादा लुत्फ नहीं आ रहा था। वो तो हरी मिर्च की तरह ही अच्छी लगती थी। वैसे मैंने अपने दिल को टटोला। कौसर के लिए मेरे दिल में एहतराम था, सिर्फ एहतराम। और दूसरी सुबह मुझे मायूसी न हुई। कौसर का रवैया तो खराब ना था, लेकिन वो हस्बे मामूल बेनियाज थी। उस सुबह भी मैंने नाश्ता अपने कैबिन में किया था। बाहर शोर हो रहा था। ज्यादातर मुसाफिर अरशा पर जमा थे। जद्दा आ गया था। सामान दुरुस्त कर लो भाई, हम जद्दा पहुंच गए हैं, नवाब साहब ने खुश होते हुए कहा। जी बेहतर, मैंने कहा और नवाब साहब का सामान बांधने लगा। कौसर बेटे, इनकी मदद करो, नवाब साहब बोले। सामान इतना ज्यादा तो नहीं है अब्बू, उसने तुनक कर कहा। मैं अरशा पर जा रही हूँ। और वो नवाब साहब के जवाब का इंतजार किए बगैर निकल गई। या खुदा, न जाने तूने इसे कौन सी मिट्टी से बनाया है, नवाब साहब पेशानी पर हाथ रखकर बोले। कौसर बीबी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है नवाब साहब, मैं अभी सामान बांधे लेता हूँ। वो बोले, तुम भी क्या सोचते होगे सरफराज? मैंने कहा, नवाब साहब, आपकी इनायात ने मुझे गुस्ताख कर दिया है, इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं? कहने लगे, हाँ हाँ जरूर। मैं कौसर बीबी के इस रंग का आदी हो गया हूं। कल की बदली हुई कौसर बीबी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई थी। कहने लगे, ये तुम्हारी रगों में दौड़ते हुए शरीफ खून की आवाज है। तुम्हारी अपनी भी शख्सियत है। उसे मजरूह होते देखकर मेरा दिल दुखता है। मैंने कहा, निहायत आजी से अर्ज कर रहा हूं नवाब साहब, कौसर बीबी मेरी शख्सियत की तश्कील कर रही हैं। नवाब साहब हैरत से बोले, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं एक खुदसर इंसान था नवाब साहब, नाक पर मक्खी न बैठने देने वालों में। मेरी खुदी मेरी सरजोरी को पाश पाश करने वाली कौसर बीबी हैं। इन्होंने मुझे सिखाया कि इंसानों के साथ बेहतर सलूक करो, वरना वो भी मिल सकते हैं जो तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक करें, तुम्हें कुत्ते की तरह जलील समझे। मैंने कहा और नवाब साहब लरज कर रह गए। इसीलिए मैंने खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है।
میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں کہ میں چور چور ہو جاؤں، میری خودی کے ریشے ہی اس انداز سے بکھر جائیں کہ پھر ان میں زور نہ پیدا ہو۔ نواب صاحب دیوانوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو تم؟ کیا ہو سرفراز؟ بتا دو میرے بیٹے، بتا دو میرے بیٹے۔ میں نے کہا جو کچھ بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں نواز صاحب، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں پلٹا اور پھر اپنے کیبن میں جانے کے لیے نکلا، لیکن دروازے پر کوثر کھڑی تھی۔ میں چونک پڑا۔ کوثر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی۔ کوثر بی بی، میں نے حیرت سے کہا۔ میں شرمندہ ہوں سرفراز صاحب، میں شرمندہ ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ارے کوثر بی بی کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کوثر نے کہا آئیے، اور میرے ساتھ میرے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ میں حیران سا اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس نے بے تکلفی سے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ارے میں شدید حیرت سے بولا۔ اس نے کہا جو کچھ کر رہی ہوں کرنے دیجیے۔ لیکن کوثر بی بی، اس نے تنک کر کہا، براہ کرم باہر نکل جائیے۔ میں نے بادلے نخواستہ کہا بہتر ہے، اور پھر کیبن سے باہر نکل آیا۔ شاید اس نے میری گفتگو سن لی تھی، شاید اس بار کا حملہ شدید ہے، لیکن محترمہ کوثر، آپ مجھ سے نفرت ہی کرتی رہے تھیں تو بہتر تھا۔ یہ لچک خود آپ کو مہنگی پڑے گی، ہاں یہ جھکاؤ خود آپ کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اور پھر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ جہاز وسل دے رہا تھا، بندرگاہ قریب آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوثر صاحبہ باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ وہ بچوں کے سے انداز میں بولی، میں نے آپ کا سارا سامان درست کر دیا ہے۔ میں نے کہا سخت شرمندہ کیا ہے آپ نے مجھے۔ وہ آہستہ سے بولی، فضول باتیں، اور نواب صاحب کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ جدے میں ہمارا استقبال حافظ احمد السراج العبدی نے کیا۔ چٹان جیسے سینے اور خاصے ڈیل ڈول کے باوجود اس پھرتیلے انسان کی آنکھوں سے دلیری کا احساس ہوتا تھا۔ اس کا مکان بھی کافی خوبصورت تھا۔ تفصیلی تعارف سے پتہ چلا کہ وہ لانچوں کا تاجر ہے۔ اس کے کارخانے میں ماہی گیری کی لانچیں بنتی ہیں۔ نواب صاحب کے ساتھی مہم جوؤں میں سے ایک ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ حافظ احمد السراج العبدی کو ہم لوگ صرف احمد صاحب کہتے تھے۔ بڑا مہمان نواز، عربوں کی روایت کے عین مطابق پہلی رات کی نشست میں ہی کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس نے نواب صاحب سے پوچھا، کب تک روانہ ہونا ہے السیدی؟ نواب صاحب بولے، جب تم تیاریاں مکمل کر لو۔ یہ ہمارے بچے آئے ہیں، ان کی خاطر مدارت ضروری ہے، ورنہ تیاریوں کا کیا ہے؟ تمہاری طرف سے میں ان کی کافی خاطر مدارت کر چکا ہوں، باقی راستے میں کر لیں گے۔ میرا خیال ہے تم فوری طور پر تیاریاں شروع کر دو، نواب صاحب نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر ہم پرسوں تک روانہ ہو سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احمد العبدی کے مکان میں ہم کافی آرام سے رہے۔ کوثر صاحبہ زنان خانے میں تھی اور انہیں بھی سخت پردہ کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس دوران ایک بار بھی نظر نہیں آئی۔ بہرحال میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس دوران ہماری بڑی خاطر مدارت ہوئی۔ تیسرے دن احمد صاحب نے بتایا کہ آج رات 9 بجے روانگی ہے۔ ہماری تیاریاں ہی کیا تھی، رات کو ٹھیک 9 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ احمد العبدی کے ساتھ اس کا ایک قوی ہیکل غلام ابودا بھی تھا۔ اس طرح ہم پانچوں بذریعہ طیارہ لندن روانہ ہو گئے۔ طویل سفر تھا۔ کوثر صاحبہ پھر بے حجاب ہو گئی تھیں۔ راستے میں کوئی خاص بات نہ ہوئی اور طیارہ لندن کے ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ یہاں نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کرنل ڈکنسن سرخ رنگ کا ایک انتہائی ہنسمکھ انسان تھا۔ حالانکہ سخت سردی تھی، لیکن ڈکنسن کے پورے خاندان نے ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کیا تھا۔ وہ نواب فیروز الدین سے بری طرح چمٹ گیا، اور پھر اس نے کوثر کو بھی کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ خود اس کے ساتھ بڑے حسین چہرے تھے، تقریباً 15 افراد، جن میں 3-4 نوجوان، 2 بوڑھے اور باقی عورتیں تھیں۔ میری بھی خوب پذیرائی کی گئی تھی، اور پھر لمبی لمبی قیمتی کاروں میں یہ قافلہ کرنل ڈکنسن کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کرنل ڈکنسن کی رہائش گاہ یوں تو لندن کے ایک بارونق علاقے میں بھی ہے، لیکن اس کی دیہی کوٹھی ایک انتہائی خوبصورت علاقے میں تھی، اور ہم لوگوں کو اسی کوٹھی میں لے جایا گیا۔ پرانے طرز تعمیر کی ایک انتہائی حسین عمارت تھی، جو ایک پرفضا اور خوبصورت علاقے میں واقع تھی۔ کرنل ڈکنسن کے ذوق کی میں نے بھی دل میں داد دی تھی۔ ایک کمرہ مجھے، ایک کمرہ احمد صاحب اور ان کے ملازم کو، دوسرا نواب صاحب اور کوثر کو دے دیا گیا۔ ہمارے برابر ہی کرنل ڈکنسن کی خوابگاہ بھی تھی۔ بڑا ہی لطف آیا۔ آزادانہ ماحول، کہہ کے بکھرے ہوئے تھے۔ کرنل ڈکنسن کی 7 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ صرف ایک لڑکی شادی شدہ تھی، جو اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ باقی سب کی سب غیر شادی شدہ اور ہنسنے ہنسانے والی تھیں۔ ہر وقت کہہ کے اور نت نئی تفریحات۔ کوثر صاحبہ ماشاءاللہ پھر اپنے رنگ میں مست ہو گئی تھیں، اور لطف کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ڈکنسن کے ایک صاحبزادی کو میری طرف التفات سے آگاہ کیا تھا کہ میں پہلے ان کا ڈرائیور تھا، اور اب ان کے ڈیڈی نے مجھے اپنا سیکریٹری بنا لیا ہے۔ خوبیوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے گھر کے ایک فرد کی سی حیثیت حاصل ہے، ورنہ میری اصلیت کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میری اہمیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 2 ایک بار انہوں نے مجھے جھڑک بھی دیا تھا، اور میں خوش تھا کہ کوئی حادثہ رونما ہوتے ہوتے رہ گیا۔
अजीब लड़की थी, वाकई बेहद अजीब। न जाने उसकी शख्सियत पर कौन से रंग मुसल्लत थे। तीसरे दिन कुछ और मेहमान भी आ गए। ये सब मुहिम जो थे। एक साहब फ्रांस से आए थे, 2-3 अफराद लंदन ही के थे। नवाब साहब भी उन लोगों में घिरे हुए थे, इसलिए अमूमन आजकल तन्हाई ही रहती थी। यहाँ शायद 10-15 रोज के क़याम का प्रोग्राम था, क्योंकि दूसरे लोग भी आ रहे थे। यहीं से ये पार्टी अफ्रीका रवाना होने वाली थी। लेकिन चौथे दिन एक काबिल जिक्र वाक़या रुनमा हुआ। कर्नल डिकिंसन की चौथे नंबर की साहबजादी मेरिसा अचानक मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। उनके यहाँ इश्क के अंदाज जरा मुख्तलिफ थे। परवाह तो किसी की थी नहीं। मैं उस वक्त कर्नल डिकिंसन की कोठी के अकब में खूबसूरत झील के किनारे एक पत्थर पर बैठा पानी में बनती बिगड़ती लहरों को देख रहा था कि मेरिसा वारद हो गई। हेलो, उन्होंने अकब से कहा और मैं चौंक पड़ा। ओह हेलो मिस। उसका नाम मेरे जहन से निकल गया था। मेरिसा, उसने बताया। थैंक यू। आप तन्हा क्यों बैठे हुए हैं? वो बोली। कोई खास बात नहीं है मिस मेरिसा। आपका नाम सरफराज है ना? जी हाँ। आपकी शख्सियत बेहद पुरस्कार है। जी, मैंने उसे देखा। सारे मशरकी पुरस्कार होते हैं। अंकल फेरोज भी मेरे लिए हमेशा एक पुरस्कार राज रहे। डैडी कहते हैं कि वो एक बेहद अजीब इंसान है। जी, मैंने एक गहरी सांस ली। क्या पुरस्कार लोग दिलकश नहीं होते? शायद होते हैं। आप शायद मुझसे गुफ्तगू नहीं करना चाहते। अचानक वो तुनक गई। मैं चौंक कर बोला, अरे नहीं, आपने ये अंदाजा कैसे लगाया? कहने लगी, आपके मुख्तसर जवाबात से। मैंने कहा, सॉरी मिस मेरिसा, इसके अलावा आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। सॉरी, आइए तशरीफ रखिए मिस मेरिसा। वो दूसरे पत्थर पर बैठ गई और बोली थैंक यू, और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सचमुच मिस कौसर के सर्वेंट हैं? जी हाँ। लेकिन आप तो बेहद स्मार्ट आदमी हैं। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहने लगी, अंकल फेरोज आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा, वो खुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं। जानते हैं, उन्होंने अंकल हावर्ड को आपकी तरफ से चैलेंज कर दिया है। मैंने कहा, किस सिलसिला में? शतरंज में अंकल हावर्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने मास्को के टूर्नामेंट में 10 आदमियों से मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त दी थी। ओह, मैंने गहरी सांस ली। कहने लगी, क्या आप उनसे मुकाबला करेंगे? मैंने कहा, नवाब फेरोजुद्दीन ने हुक्म दिया तो जरूर करूंगा। लेकिन दिल ही दिल में मुझे थोड़ी सी उलझन जरूर हुई थी। न जाने हावर्ड कैसा खिलाड़ी हो। मैं तो सिर्फ अपने तौर पर खेलता था, किसी बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी से साबका ना पड़ा था। बहरहाल कहने लगी, आप अपने वतन की कुछ बातें करें मिस्टर सरफराज। मैंने कहा, मेरा वतन? मैंने एक ठंडी सांस ली। मेरा वतन है, उसकी दिलकशी को कौन पा सकता है? कहने लगी, क्या आप शादीशुदा हैं मिस्टर सरफराज? मैंने कहा, जी नहीं। वो कहने लगी, मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपको अपने बीवी बच्चे तो याद नहीं आते? वो हंसकर बोली, याद आने के लिए बीवी बच्चों के अलावा बहुत कुछ है। मैंने कहा, आपकी महबूबा? उसने सवाल किया और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कहा, मेरी महबूबा अभी तक लापता है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक मैंने भी उसे नहीं देखा। वो बोली, ये कैसे हो सकता है? जैसे हुआ है, मैंने जवाब दिया। ओह, मैं समझी, आपने अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की। मैंने कहा, और ना मुस्तकबिल करीब में करने का इरादा रखता हूं। उसने कहा, मुझसे भी नहीं। और मैं भौंचक्का रह गया। बड़ा डायरेक्ट सवाल था, बेहद अजीब। जाहिर है मुझे पसंद नहीं आया था। उसका जवाब भी क्या देता, खामोश रहा। वो कहने लगी, मैं आपको पसंद करती हूँ सरफराज, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने ताज्जुब से कहा, इतनी जल्दी मिस मेरिसा? अभी तो हमारी मुलाकात को चंद घंटों से ज्यादा नहीं गुजरे। कहने लगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ मोहब्बत जरा मुख्तलिफ होती है, सालों में जाकर कहीं मामलात उस्तवार होते हैं। कहने लगी, वो फरसूदा अंदाज है। मैंने कहा, अफसोस, मोहब्बत की जदीद तकनीक से अभी हम लोग नावाकिफ हैं। कहने लगी, मैं सिखा दूंगी। मैंने कहा, अभी मुझे दूसरे बहुत से काम हैं मिस मेरिसा, वापसी में देखा जाएगा। नहीं अभी। वो पत्थर से उठ गई। अरे नहीं, मैं भी मस्खरे अंदाज में जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं अभी। वो मेरी तरफ लपकी और मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। तब झील के एक सिमत के दरख्त के पीछे से बहुत से कहके उभरे और मैं बुरी तरह ठिठक गया। लड़कियों का गौल दरख्त के पीछे से बरामद हुआ था और उनमें कौसर भी शामिल थी। क्या हाल है मादाम मेरिसा? कौसर जोर जोर से हंसते हुए बोली। इडियट फूल, मेरिसा दांत पीस कर बोली। तुम शर्त हार गई, क्या समझी? तुम शर्त हार गई। कौसर बच्चों की तरह हंसते हुए बोली। इनका ख्याल था सरफराज साहब के मशरक के बाशिंदे मगरब के मुकाबले में ज्यादा औरत परस्त होते हैं। इनका कहना था, किसी नौजवान को जरा से लिफ्ट दो, फौरन राम हो जाता है। ये बड़े दावे करके आई थी और अब ये शर्त हार चुकी हैं। कौसर ने हंसते हुए कहा और मैंने सर पकड़ लिया। इलाही, कौन से खमीर से बनी है ये लड़की? क्या है ये? अब तो वो दर हकीकत मेरी निगाहों में पुरस्रार होती जा रही थी। सॉरी मिस मेरिसा, मैं भी शौक अंदाज में बोला। क्या इन लोगों ने तुम्हें पहले से होशियार कर दिया था? मेरिसा ने पूछा।
अब तुम बेकार बातों पर आ गई। शर्त लगाने के फौरन बाद तुम चल पड़ी थी। हमारी इनसे मुलाकात कब हुई थी? कौसर ने कहा। आपकी इतलात गलत थी मिस मेरिसा। हम लोग अब हुस्नो इश्क की दुनिया से निकल आए हैं। मैंने कहा। मैं नहीं मानती। तुम्हारे यहाँ औरत के सिवा और क्या है? अपनी क्लासिकल शायरी उठाकर देख लो, अपने यहाँ के सारे अंदाज देख लो, चारों तरफ औरत है, सिर्फ औरत। शायरों की बातें छोड़ दे मिस मेरिसा, औरत आपकी शायरी में भी है। वैसे अपने यहाँ के शायरों पर मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं। कौसर ने एहतजाज किया। मिस मार्लन, देखो ये मेरिसा चिढ़ गई है। मेरिसा, क्या हो रहा है? सीधी तरह शिकस्त तस्लीम कर लो। उसके बजाय ये मशरिक व मगरिब की बातें लेकर बैठ गई। हालांकि मैं भी सख्त जवाब दे सकती हूँ। ये तुम्हारा हक है कौसर, मार्लन ने कहा। तब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ औरत का एहतराम है, वो एक कीमती जिन्स है, पोशीदा है, सड़कों पर उरियां नहीं हो गई। जबकि तुम्हारे यहाँ औरत एक आम सी शय होकर रह गई है। कौन इसकी तरफ तवज्जो देगा? मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू तलखियों की हदूद में दाखिल हो रही है, इसलिए इसे बदल जाना चाहिए। हम आपसे मुत्तफिक हैं मिस्टर सरफराज, दूसरी लड़कियों ने कहा, और मेरिसा किसियानी हो गई। लेकिन मेरी तरफ उसने बड़ी खूनखार निगाहों से देखा था और मैंने सहमने की अदाकारी की। मेरिसा शर्मिंदा सी रही। लड़कियों ने मौजू बदल दिया था, लेकिन रात डिनर के बाद जब सब लोग मुख्तलिफ तफरीहात में मशगूल हो गए तो मैं भी सबसे अलग थलग पाएं बाग में निकल आया। मसूर कुन खुशबू चारों तरफ रखसा थी। आसमान बादलों से ढका होने की वजह से हवा नम थी। बाग के एक गोशे में पड़ी हुई संगे मरमर की बेंच पर बैठकर मैंने गहरी गहरी सांसें लीं और जहन माजी की तरफ पलट गया। क्या अनोखा माजी था मेरा, और कैसा अजनबी अजनबी लग रहा था मुझे। क्या वो मैं ही था, लाउबाली, बेफिक्र, सैरो शिकार का शौकीन, सर बुलंद रहने वाला? क्या वो सरफराज ही था? बहरहाल ड्रामाई अंदाज में सोचना हिमाकत था, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा था वो भी ड्रामा नहीं था। ये बात तो जहन में पुख्ता हो गई थी कि अब घर वालों से हमेशा के लिए राब्ता मुनक़ता हो गया। अब तो न जाने कौन सी जिंदगी मुंतज़िर है। हाँ, दिल में एक उमंग जरूर थी, वो ये कि जिंदगी को किसी ऐसी डगर पर ले आऊं जहां कोई महरूमी ना हो, और यही तस्वुर सहरा गर्दी पर मजबूर कर रहा था। अफ्रीका पुरस्रार दास्तानों की सरजमीन, देखिए मेरे लिए कौन से गुल खिलाती है। ख्यालात का रास्ता उतना ही तय हुआ था कि अकब से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो मेरिसा थी, जो बहुत करीब आ चुकी थी। मैं चौंक पड़ा। बाज लड़कियां बाज औक़ात काफ़ी ख़तरनाक भी साबित होती हैं। बहरहाल मैं संभल कर बैठ गया। हेलो, उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। ओह मिस मेरिसा, आइए, मैंने खुश इखलाक़ी से कहा। शुक्रिया। वो मेरे पास बेंच पर आकर बैठ गई। खैरियत, आप दूसरों से अलहदा कैसे हो गई? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मैंने कहा, फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? सरफराज, वो अजीब से अंदाज में बोली। जी मिस मेरिसा, मैंने खलूस से कहा। बात मजाक की थी, लेकिन मेरी बड़ी तौहीन हुई है। मैं एक अजीब सी उलझन में गिरफ्तार हो गई हूँ। मैंने कहा, उसे मजाक ही रहने दे मिस मेरिसा, ऐसी उलझनें बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। मेरिसा बोली, मैं बदसूरत हूँ सरफराज? मैंने कहा, नहीं मिस मेरिसा, कोई भी नौजवान आपको देखकर आहें भर सकता है। मेरिसा ने कहा, फिर तुम इस मजाक को हकीकत का रंग क्यों नहीं देते? मगरबी लड़की के इस अंदाज पर मुझे कोई हैरत ना हुई। वो खुले दिल से कह सकती थी। मैंने कहा, आप खुद गौर करें तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्या? यही कि इस मजाक को हकीकत का रंग देने से ना आपको कुछ मिलेगा ना मुझे। क्यों? मैं आपका चंद रोज़ा साथी हूँ। थोड़े दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर उसके बाद? मेरिसा कहने लगी, तुम इन लोगों के साथ ना जाना। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? वो कहने लगी, मैं डैडी को तैयार कर लूँगी, वो तुम्हें यहाँ की नेशनलिटी दिलवा देंगे, हम शादी कर लेंगे। तुम जानते हो हमारे यहाँ इन मामलात की पूरी आज़ादी है। मैंने कहा, ओह नहीं मिस मेरिसा, बराए करम खुद को संभालें, यह नामुमकिन है। कहने लगी, मैं इसको मुमकिन बना दूंगी। नवाब साहब इजाज़त नहीं देंगे। कहने लगी, मैं अंकल को तैयार कर लूँगी, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। आप अहमक है मिस मेरिसा, और मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। ये फजूल बातें हैं? मेरिसा रोहानसी आवाज़ में बोली। हाँ बिल्कुल फजूल, मैंने झंझलाई अंदाज में कहा, और मेरिसा जलती हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में शिकस्त, खुर्दगी, नफरत और न जाने कौन कौन से जज्बात थे। चंद लम्हात यूं ही खामोशी से गुजर गए। तब उसने फिर लब कुशाई की। एक बात बताओगे सरफराज? मैंने कहा, जरूर। तुम किसी और को चाहते हो? मुमकिन है मिस मेरिसा। मेरिसा ने पुरयकीन अंदाज में कहा, तब वो कौसर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। मैंने कहा, यह आपसे किसने कहा? कहने लगी, कौसर ने, तुमने, कौसर के एतमाद ने, और तुम्हारे इज्तनाब ने, यानी तुम्हारे बचने ने। तुम जागते में ख्वाब देखने की आदी हो मिस मेरिसा। मिस कौसर मेरी मालकिन है, मैं उनका मामूली सा नौकर हूँ। मालिक और नौकर में कभी प्यार नहीं होता। बराए करम इन फजूल ख्यालात को जहन से निकाल दो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, हमारे यहाँ क़याम को किसी हादसे की शक्ल ना दो। मेरिसा ने जज्बाती लहजे में कहा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। और वो मेरे करीब खिसक आई।
अपने आप को इतना सस्ता ना करो मेरिसा, तुम औरत हो लेकिन तुम्हारी दीवानी हूं। उसने मेरी गर्दन में बाहें डालकर मेरे होंठों को चूमने की कोशिश की। ये हद से आगे की बात थी। मैं खड़ा हो गया। मैंने हिकारत से उसे देखा और फिर सख्त लहजे में कहा, और मैं तुमसे नफरत करता हूं, शदीद नफरत। और मेरिसा चौंक कर खड़ी हो गई। फिर वो तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई अंदर चली गई। मैं गर्दन खुजाते हुए उसे देख रहा था और फिर मैंने इस बात पर गौर किया, कहीं ये लड़की कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। हालांकि मुझे नवाब फैरोजुद्दीन पर एतमाद था, लेकिन इसके बावजूद चुनाचे अब बेहतर यही था कि यहाँ से चल दिया जाए। और फिर मैं वापसी के लिए मुड़ने ही वाला था कि किसी तरफ से एक अजीब सी आवाज़ बुलंद हुई। गालिबन छींक की आवाज़ थी और निस्वानी थी, यानी किसी लड़के की थी। मैंने सोचा फिर कोई गड़बड़। कौन है? मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन खामोशी। जो कोई भी था सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन बुरा हुआ छींक का वो दोबारा आ गई और फिर मैंने सिमत का अंदाज़ा लगा लिया। उसी वक्त किसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक ही छलांग में उसे दबोच लिया। अरे अरे, क्या वहशत है! कौसर की आवाज़ सुनाई दी। ओह, आप कौसर बीबी! मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। कौसर के चेहरे से शर्मिंदगी के जज्बात झलक रहे थे। दरअसल वो बहुत झंझलाई हुई थी। दिन भर खामोश, रात को भी सबसे अलग थलग रही, और फिर जब वो चली तो मुझसे ना रहा गया। मैंने सोचा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। कौसर ने हकलाते हुए अंदाज में कहा। मैंने जवाब दिया, अजीब पागल लड़की है। आओ बैठेंगे कुछ देर। कौसर ने पेशकश की और मेरे सर में फिर खुजली होने लगी। मोम की कौसर सफ़ेद बेंच पर आकर बैठ गई, लेकिन मैं उसके नज़दीक बैठने की जुर्रत नहीं कर सकता था। चुनाचे मैं नीचे घास पर बैठ गया। कौसर ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, फिर संजीदा लहजे में बोली, बराए करम बेंच पर बैठ जाओ। मैंने आहिस्ता से कहा, कौसर बीवी। कहने लगी, सरफराज, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके सामने आकर खुद पर काबू रखूं, लेकिन न जाने क्यों आप मुझे मेरी खताओं से आगाह कर दिया करें कौसर बीवी। मैंने आजिज़ी से कहा, और कौसर मेरी तरफ देखने लगी। या इलाही, बड़ी अजीब निगाहें थीं। मैं पूरे तौर से उन निगाहों का मफहूम नहीं पढ़ सका। फिर उसने गर्दन झुका ली और फिर आहिस्ता से बोली, सरफराज साहब। जी कौसर बीवी। लोग आपके बारे में उलझन में मुब्तला थे। मैंने कहा, मेरे बारे में? जी। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? रशीद साहब, अब्बू वगैरह। मैंने कहा, मैं समझ नहीं सका। कहने लगी, उनकी निगाहों में आपकी शख्सियत पुरस्रार थी। मैंने कहा, ओह जी, ये वहम था उनका। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। कहने लगी, लेकिन वो मुतमईन तो नहीं हो सके। मैंने कहा, यह मेरी बदकिस्मती है। कहने लगी, जी नहीं, यह हकीकत है। मैं नहीं समझा कौसर बीवी। कहने लगी, आप बेहद आला ज़र्फ इंसान हैं सरफराज साहब। कौसर ने कहा, और मेरे बदन में फरेरियां दौड़ गईं। मैं हैरत से उसे देखने लगा। आप इंतहाई ठोस किरदार के मालिक हैं सरफराज साहब। मैंने आप जैसे इंसान बहुत कम देखे हैं। मैंने कहा, मैं किसी काबिल नहीं हूं कौसर बीवी। वैसे क्या दूसरे लोग भी करीब मौजूद हैं? जी। अगर फिर मेरा कोई तमाशा बनाना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूं। फरमाइए, आपके इस गुफ्तगू के जवाब में क्या कहूं? न जाने क्यों मेरे लहजे में कुछ तलखी आ गई थी, लेकिन कौसर का सर झुका ही रहा। वो मेरे इस अंदाज से चिराग पार नहीं हुई थी। मैंने कहा, हुक्म दे कौसर बीवी। कहने लगी, आज मैंने अपनी फितरत को सुला दिया है सरफराज साहब। आज से मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा, नहीं कौसर बीवी, मैं ताहयात आपकी झिड़कियां गालियां सुनने को तैयार हूं। मेरी कैफियत भी अजीब हो गई थी। न जाने क्यों मेरे जहन में शिकायत सी उभर आई थी। कहने लगी, मुझे और शर्मिंदा न करे सरफराज साहब। मैंने कहा, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं कौसर बीवी, यही सब कुछ मेरी ख्वाहिश है। वो कहने लगी, आखिर क्यों? मैंने कहा, अफसोस, इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता। वो बोली, गोया आप अपनी शख्सियत के पर्दे से निकलना नहीं चाहते। मैंने कहा, मेरी शख्सियत पर कोई पर्दा नहीं है। गुलाम फितरत लेकर पैदा हुआ हूँ, गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और गुलाम ही रहना पसंद करता हूँ। कौसर बोली, लिल्लाह, और शर्मिंदा न करें सरफराज साहब। अर्ज़ कर चुका हूँ कौसर साहिबा कि आप शर्मिंदा ना हो। कहने लगी, सुनिए, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपसे काफ़ी बदतमीजियाँ की हैं। दरअसल न जाने क्यों आपकी इस मस्कीनियत पर गुस्सा आता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी किसी भी गलत बात की मुखालफत की जाए। मैं चाहती थी कि आप मेरे अहकामात मानने से इनकार कर दें। आपकी जो शक्लो सूरत है, इसके मुताबिक आपको ड्राइवर नहीं होना चाहिए था। मुझे आप पर गुस्सा आता था कि आपने ड्राइवर की मुलाजमत क्यों कबूल की। बस इसी गुस्सा में न जाने क्या क्या बकवास कर जाती थी। बहरहाल मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, खुदा के वास्ते कौसर बीबी, आप वही रहें जो थीं। क्यों? आखिर क्यों? मैं अपनी शख्सियत तश्कील कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने ये अल्फाज आप पहले भी आपकी ज़ुबान से सुने थे। क्या आप मुझे इनकी हकीकत बताएंगे? मैंने कहा, कौसर बीबी, कुछ लोग खुद में गुम होकर ज़िंदगी गुजार देते हैं। उन तक दूसरों की निगाह नहीं पहुँचती। वो अपनी ज़ात में इस कदर खोए होते हैं, उन्हें खुद पर इस कदर एतमाद होता है कि दूसरे उनकी निगाह में नहीं आते। वो नहीं जानते कि उन्होंने कितने शीशे चकना चूर किए हैं।
दिल के टूटने की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये आवाज़ कायनात के गोशे गोशे में फैल जाती है। ज़रा ज़रा इन दर्दनाक आवाज़ों से लरज़ जाता है। खुद ही में गुम लोग बहरे होते हैं, लेकिन मशीयत इज़्दी उनके लिए सज़ा मुतय्यन करती है और सज़ा का एक दिन ज़रूर आता है। मैं उन्हीं खुद परस्त लोगों में से हूँ। कुदरत ने मेरी सज़ा मेरे हाथों मुतय्यन की है। मैं खुद को पामाल कर रहा हूँ और कौसर बीवी आप इसमें मेरी माविन हैं। खुदा के वास्ते मेरी सज़ा पूरी होने दें, अपने आप को ना बदलें। मुझे आपकी इस नरमी की ज़रूरत नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ, आपका ग़ुलाम हूँ। मुझे सिर्फ हिकारत की निगाह से देखें। अपने दोस्तों में मेरे साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक करें। मैं अपनी सज़ा पूरी करना चाहता हूँ। खुदा के लिए आप अपने आप को मेरी सज़ा का ज़रिया रहने दें। मैं दूसरों को कहाँ तलाश करता फिरूंगा। कौसर कहने लगी, सरफराज मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ सरफराज। कौसर बेख्तियार खड़ी हो गई, एक कदम आगे बढ़ी। उसके दोनों हाथ उठे, लेकिन मैं जल्दी से पीछे हट गया। आखिरी बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे मेरी औकात में रहने दिया जाए। मैंने दोनों हाथों से कौसर को रोकते हुए कहा और कौसर महजूब हो गई। वो सरासीमा सी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी और उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। आहिस्ता से मुड़ी और फिर सुस्त कदमों से रिहायशी इमारत की तरफ चली गई। मैं उस वक्त तक उसे देखता रहा जब तक उसका हेवला मेरी निगाहों से ओझल हो गया। उस टीम के तकरीबन तमाम मेंबर कर्नल डिकिंसन की कोठी पर जमा हो गए थे। रवानगी की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थीं। चुनाचे अब रवानगी में कोई ताखीर न थी। आखिरी रात तमाम लोगों का इज्तिमा हुआ। जाने वालों की फहरिस्त बनी। 6 लड़कियां और 15 मर्द, कुल 21 अफराद को सफ़र करना था। कर्नल डिकिंसन की 2 लड़कियां, डॉक्टर मैकार्ड जो डेनमार्क से आए थे, 2 लड़कियां उनके साथ भी थीं, तवीलुल कामत और निस्फ मर्द जैसी। 5वीं कौसर थी और 6ठी प्रोफेसर हेगले की लड़की नोना थी। 21 अफराद की मीटिंग में आखिरी मराहिल भी तय हो गए। दूसरे दिन ब्रिटिश एक्यूरेट स्टीमशिप कंपनी के एक फ्रीगेट से रवानगी का प्रोग्राम तय पा गया। उसके इंतजामात कर्नल डिकिंसन ने कर लिए थे। जमैका से उन्हें लैंड रोवर से सफ़र करना था, जिसके इंतजामात वहाँ मुकम्मल थे। दूसरे दिन सुबह लंबी लंबी गाड़ियाँ हमें लेकर बंदरगाह चल पड़ी। खूबसूरत फ्री गेट बर्थ पर उनका मुंतज़िर था। फ्री गेट के डेकोरेट कैबिनों में उन्होंने हमारा सामान जमा दिया। कप्तान माइकल कार्ट एक नौजवान और खुश लिबास और खुश मिजाज शख्स था। उस मुहिम पार्टी से वो इंतहाई खुश इखलाकी से पेश आया। ठीक 10:30 बजे जहाज़ ने किनारा छोड़ दिया। सब अपनी अपनी सोचों में डूबे हुए थे। मैं भी एक रेलिंग से टिका हुआ समंदर के बुलबुलों पर निगाह जमाए माजी के धुंधलकों में कुछ तलाश कर रहा था। फिर मुझे अपना घर, वतन, अपने लोग, रशीदुद्दीन साहब, कहकशां, नूरजहां, जुलेखा सब ही याद आ रहे थे। फिर मैंने गहरी सांस लेकर ख्यालात को जहन से झटक दिया और वहां से हटने का सोच ही रहा था कि मेरिसा ने मेरी पुश्त पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा। मेरिसा को देखकर मेरी आंखों में कोई जज्बा पैदा न हुआ। हेलो मिस मेरिसा, मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हेलो, मेरिसा ने अपनी आवाज़ में दिलकशी और लचक पैदा करते हुए कहा। फरमाइए, मैंने मेरिसा को मुखातिब किया। तन्हा क्यों हो, उसने पूछा। नई बात नहीं है, मैंने रेलिंग से कमर टिका दी। आदी हो, मेरिसा मुस्कुराई। हाँ, मैंने लापरवाही से कहा। क्यों? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरिसा बोली, मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ना कर सकोगी। मेरिसा ने मेरे करीब होते हुए कहा, आजमा लो। मैंने कहा, मिस मेरिसा, मैं आजमाइशों की उम्र से गुजर चुका हूँ। पुराने तजर्बात ही इतने तल्ख हैं कि अब नए तजर्बों की आजमाइश करने को ना ही दिल मानता है और ना ही जहन। मेरे कहने से भी नहीं। मैंने कहा, मेरे कान बंद हो चुके हैं। दिल से सुनो। दिल शायद इस नाम की कोई चीज़ कभी हो, मगर अब नहीं है। अब तो धड़कनें भी मादूम हो चुकी हैं। वो कहने लगी, कोई गहरी चोट खाई है? मैंने कहा, मुमकिन है। कहने लगी, मुझे ना बताओगे? मैंने कहा, क्यों, तुम कौन हो? मेरिसा। मेरिसा ने शरारत आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेबी जाओ, डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे। सरफराज। मेरिसा ने उसके सीने तक पहुंचने की कोशिश की। गेट आउट। वो इतने ज़ोर से धाड़ा कि मेरिसा उछल पड़ी। उसने अहमकाना अंदाज में सरफराज की शक्ल देखी, लेकिन सरफराज की आंखों में दीवानगी अमेज सुर्खी नजर आ रही थी। सरफराज, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। आई से गेट आउट। वो इस अंदाज से आगे बढ़ा जैसे मेरिसा का मुंह नोच लेना चाहता हो। मेरिसा खौफजदा अंदाज में पीछे हटी और फिर उल्टे कदमों दौड़ गई। सरफराज के पेट में कह के उबल रहे थे, मेरिसा का इश्क तो अब ठंडा हो ही जाएगा। जाहिर है कि नीम पागल इंसान में कौन दिलचस्पी ले सकता है। बेवकूफ़ लड़की अभी तक लकीर पीट रही है। क्या तय होगा, क्या मिलेगा उसे इन खंडरात में तो कुछ नहीं है। काफ़ी देर तक वो रेलिंग से टिका हुआ खड़ा रहा, फिर अपने कैबिन की तरफ चल पड़ा। कैबिन में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और लिबास तब्दील करके एक आरामदेह कुर्सी में दराज हो गया। और एक दफ़ा फिर उदासियाँ उसके जहन में रिंग आई थी। उसने आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सर टेक दिया। तब दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चौंक पड़ा। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने नवाब साहब खड़े थे। कहो भाई सरफराज मियाँ, क्या हो रहा है? नवाब साहब ने बेतकल्फी से कहा। कुछ नहीं, यूं ही कुछ सोच रहे थे। कोई ख़ास बात नहीं। फिर भी अर्ज़ किया ना, कोई ख़ास बात नहीं है।
भाई बहुत दिनों से तुमसे कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई, आज मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। हाजिर हूँ नवाज साहब, लेकिन दौरान गुफ्तगू अगर काफ़ी का दौर रहेगा तो गुफ्तगू में लुत्फ आएगा। सरफराज ने कहा, मैं अभी मंगवाता हूँ। और फिर उसने वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल का बटन दबा दिया। वेटर के आने पर उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और फिर नवाब साहब के सामने मुअद्दब बैठ गया। इस दौरान लंदन में कुछ ऐसा मसरूफ रहा कि तुमसे ठीक तरह से बातचीत नहीं हो सकी। तुमने महसूस तो नहीं किया? नवाब साहब ने पूछा। वो बोला, कतई नहीं, जाहिर है आपके दोस्त मिले थे। हाँ, तुम बोर तो नहीं हुए? जी नहीं। हाँ भाई, कौसर में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। जी हाँ भाई, अब सरफराज साहब हो गए हैं। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अर्ज कर चुका हूँ कौसर बीबी तबीयतन बुरी नहीं है, बस जब वो तुमसे बदतमीजी करती है तो मुझे अफसोस होता है। नवाब साहब ने कहा, आप इस मौजू को जहन से खारिज ही कर दें नवाब साहब। हाँ भाई, तुम्हारी आला ज़र्फ़ी से मैं मुतमईन हूँ। खैर जाने दो, मैं तुमसे आज जो गुफ्तगू करने वाला हूँ बहुत अहम है, नवाब साहब ने कहा, और उनकी संजीदगी देखकर मैं भी संभल गया। मैं सवालिया अंदाज में उन्हें देख रहा था। फिर इससे पहले कि नवाब साहब गुफ्तगू शुरू करते, वेटर ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। कॉफ़ी आ गई थी। मैंने 2 प्यालियाँ बनाई, एक नवाब साहब के सामने रखी और दूसरी अपने सामने रखी और बैठ गया। यूँ तो शायद मैंने तुमसे अपनी बहुत सी मुहिमात का जिक्र किया है, दर्जनों खौफनाक मराहिल मेरी ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन इस बार एक ख़ास मुहिम दरपेश है। जी, मैं आहिस्ता से बोला। नवाब साहब ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और फिर प्याली रखकर होंठ खुश्क करते हुए बोले, पिछली बार मेरी पार्टी, जिसमें ये सभी लोग शामिल थे, अफ्रीका के एक ख़ास मकाम रोतोकोज़े की तरफ गई थी। रोतोकोज़े एक दरिया का नाम है जिसके बारे में सुना है कि इसकी तह में बेशकीमत जवाहरात पाए जाते हैं। हमें उन जवाहरात की तलाश थी। रोतोकोज़े एक तेज़ बहने वाला दरिया है और उसकी तह तक पहुंचना बेहद मुश्किल, कदम ही नहीं जम सकते। जिम कोर्सिया तो एक माहिर तैराक था, सिर्फ उसी ने दरिया में उतरने की हिम्मत की, लेकिन हम मुश्किल ही से उसकी ज़िंदगी बचा सके थे। चुनाचे सब छोड़ बैठे। तब हमने दरिया के किनारे किनारे सफ़र शुरू कर दिया। हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां दरिया अथला हो और बहाव कम हो। इस तरह हमने दरिया के किनारे किनारे एक तवील सफ़र किया, लेकिन दरिया कहीं अथला न था, बहाव कहीं कम न था। तब हम भी जी छोड़ बैठे। उस रात हमने दरिया से थोड़ी दूर हटकर क़याम किया। चारों तरफ वीरान पहाड़ियाँ बिखरी हुई थीं। दरिया के किनारे किनारे अलबत्ता हरियाली थी। और फिर रात हो गई। रात को हमने काफ़ी दूर पहाड़ियों में रोशनी देखी और हैरान रह गए। पहले हमारा ख्याल था कि शायद अफ्रीकी वैश्यों की कोई बस्ती करीब है और ये रोशनी वहीं से आ रही है। बहरहाल इस ख्याल ने हमें रात भर सोने न दिया। दूसरी सुबह हम बंदूकों से लैस होकर चल पड़े और फिर दरख्तों से काटे हुए मोटे मोटे तख्तों का एक बड़ा सा अहाता हमें नजर आया। काफ़ी सलीके से बना हुआ था ये अहाता। उसमें बाकायदा बंद होने वाला दरवाज़ा भी था। हम हिम्मत करके उस दरवाजे के करीब पहुंच गए और फिर मैंने चीख चीख कर वहां मौजूद लोगों को आवाज़ें दी। तब एक शख्स की शक्ल दरवाजे के पास नजर आई। तवीलुल कामत कवीउल जुस्सा शख्स, शायद अरबी नस्ल था। उसकी आंख में देखना मुश्किल था। बड़ी तेज़ और जानदार आंखें थी उसकी। वो हमें सवालिया अंदाज में देख रहा था। हेलो, कर्नल डिकिंसन ने उसे मुखातिब किया। उसने इंग्लिश में कहा, सयाह हो? हाँ। सोने की तलाश में आए हो? उसने दूसरा सवाल किया। कर्नल ने कहा, फिलहाल तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं। उसने कहा, मेरा मजहब मेहमानों की तवाज़ु का हुक्म देता है, वरना मैं इंसानों से बेजार हूँ। आओ, उसने कहा और मुड़ गया। हम उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गए। तवीलो अरीज अहाता था जहाँ बाकायदा रिहाइश का मौजूद थी। अजीब पुरस्कार सा माहौल था जिसने हम लोगों पर एक अजीब सी कैफियत तारी कर दी। बहरहाल क़याम के लिए उसने हमें एक जगह बता दी और खामोशी से बाहर निकल गया। हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने पुरस्कार मेज़बान से गुफ्तगू करें, उससे दरिया के हीरों के बारे में मालूमात करें, उस खित्ते के बारे में मालूमात करें। बहरहाल वो एक महज़ब नस्ल का इंसान मालूम होता था, लेकिन उसकी पुरस्कार खामोशी, उसका बेजार सा अंदाज हमारे अंदर जुर्रत नहीं पैदा होने दे रहा था कि हम उससे गुफ्तगू करें। क्या ख्याल है फ़िरोज़, ये किस टाइप का आदमी है? मैंने जवाब दिया, अजीब, न जाने आदमी है भी कि नहीं। ओह, तुम मशरिक की कोई पुरस्कार दास्तान दोहराओगे? कर्नल डिकिंसन ने हंसते हुए कहा। फिर तुम ही उसके बारे में कुछ बताओ। भाई है तो पुरस्कार, शक्लो सूरत से भी मशरकी ही लगता है। मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक मशरक़ वस्ता के किसी मुल्क से है। एक दूसरे ने मेरी तायद में कहा। लेकिन अब क्या किया जाए? क्या मतलब? अरे भाई, क्या सिर्फ इन झोंपड़ों में क़याम करोगे? मगर उसने घास ही न डाली तो फिर क्या खाक मालूम हो सकेगा? तो फिर तुम ही बताओ। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लें, फिर उससे मुलाकात की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें किसी कोशिश की ज़रूरत पेश ना आई। दोपहर को हमारा पुरस्कार मेज़बान हमारे पास आया। उसने मुख्तसर अल्फाज और सपाट लहजे में कहा, साहिबो, खाना तैयार है, आओ। चलो, कर्नल डिकिंसन उठते हुए बोला और हम सब उठ गए। हमारा मेज़बान हमें लिए हुए रिहाइशगाह के एक दूसरे हिस्से में पहुंचा। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें पुरानी तर्ज का कुछ फर्नीचर मौजूद था। फर्श पर प्याल के ढेर मौजूद थे। एक भद्दी सी मेज़ जो किसी दरख्त की चौड़ी लकड़ी में पाए लगाकर बनाई गई थी,
और स्टूल टाइप की कुछ कुर्सियां, मेज पर भुना हुआ कुछ गोश्त, पनीर और पानी का एक बर्तन। मेजबान ने कहा बैठो। मैंने कहा हमने आपको तकलीफ दी, शुरू करो। उसने हमारी बात का नोटिस लिए बगैर कहा और खुद भी एक स्टूल पर बैठ गया। हमने बेतकल्लुफी से खाना शुरू कर दिया। इंतहाई लजीज गोश्त था, खूब डट कर खाया, तकल्लुफ की जरूरत ही ना थी। खाने के बाद हमारे मेजबान ने कहवा पेश किया। कहवा पीने के दौरान हमने मौका गनीमत जानकर उससे गुफ्तगू का आगाज किया। मोअज़्ज़िज़ मेजबान, गो हम ज़बरदस्ती के मेहमान हैं, लेकिन आपने बहरहाल हमें बहैसियत मेहमान कबूल किया है, तो उसके साथ कुछ और रसूम भी तो होती हैं। मसलन, उसने भारी लहजा में पूछा। उसका चेहरा उस वक्त भी किसी किस्म के तासुरात से आ रही था। मसलन तारुफ। उसने कहा ज़रूरी है? हाँ, रसूमात में शामिल है। उसने बेजारी से कहा मुझे रसूमात से नफरत है। तो तब फिर आपने हमें मेज़बानी ही क्यों पूरी की? हाँ, वो कुछ सोचने लगा, फिर उसके चेहरे पर हल्के से नफरत के आसार उभरे। दरअसल मुझे दौलत के पुजारियों से सख्त नफरत है। तुम लोग जिंदगी की बाजी लगाकर सोने की तलाश में आते हो, हादसात जन्म देते हो, कुत्ते की मौत मरते हो या दूसरों को मार जाते हो। गौर करो, ये चमकती धात इंसानी जिंदगी में क्या हैसियत रखती है। तुम इसे खा नहीं सकते, तुम इसके हथियार नहीं बना सकते, किसी काम भी तो नहीं आ सकती ये, लेकिन तुम इसके लिए जिंदगी को जहन्नुम बना देते हो। मुझे तुमसे नफरत है, सख्त नफरत। ओह, लेकिन हम सोने की तलाश में नहीं आए। फिर क्यों इन सहराओं की खाक छान रहे हो? हम मुहिम जू हैं, एडवेंचर पसंद। अफ्रीका एक पुरस्रार और दिलकश खिता है, इसकी कशिश हमें खींच लाई है। उसने कहा झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। अगर तुम्हारे सामने रोशन पत्थरों का कोई ढेर आ जाए तो क्या तुम उसके लिए एक दूसरे को कत्ल करने पर न तुल जाओगे? शायद नहीं मेरे मेजबान। उसने कहा आला ज़र्फ बनने की कोशिश मत करो। मैंने बैरूनी दुनिया से आए हुए दो भाइयों को कीमती पत्थरों के लिए एक दूसरे की जान लेते देखा है। मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा ओ नहीं, तुम गलत फहमी में मुब्तला हो दोस्त। उसने कहा अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं। हमारे मेजबान के चेहरे पर किसी कदर नरमी के आसार नमूदार हो गए। तो फिर तारुफ की रस्म पूरी हो जाए। हाँ, वो आहिस्ता से मुस्कुराया। शायद तुम मुझे मुतासिर करने में कामयाब हो गए हो। यही सही, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा मेरा नाम फरजान आमरी है, कभी मिस्र का बाशिंदा था, अब मुस्तकिल इसी जगह जिंदगी बसर कर रहा हूं। खूब, हमने हैरत से कहा। यकीनन आपकी जात से कुछ कहानियां वाबस्ता हुई होंगी। वो खला में घुरते हुए बोला कहानियां किसकी जात से वाबस्ता नहीं होती। मैंने कहा ठीक कहते हो। और अचानक हमारा मेजबान चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर फिर वैसी करख्तगी नमदार हो गई। कहने लगा अच्छा दोस्तों, आराम करो, शाम के खाने पर मुलाकात होगी। हमने कहा अरे अरे क्यों? हम उसके अचानक इस तरह उठने पर हैरान हो गए थे। इससे ज्यादा गुफ्तगू मेरी सरिश्त के खिलाफ है, वो सख्त लहजे में बोला। तब हमें इजाजत दो, कर्नल डिकिंसन ने नाखुशगवार लहजे में कहा, और वो चौंक कर डिकिंसन की शक्ल देखने लगा। कहाँ जाओगे? हमारे पास बंदूकें हैं, उनके इस्तेमाल से भी वाकिफ हैं, शिकार कर सकते हैं, खा सकते हैं। क़याम के लिए तुम्हारे इस महल ही का इंतखाब नहीं किया था। किसी भी पहाड़ की कोई चोटी हमारे सरों का साइबान बन सकती है। खुदा हाफिज। कर्नल डिकिंसन वापसी के लिए मुड़ा। उसने कहा ओ ठहरो ठहरो दोस्तों, शायद तुम नाराज हो गए हो। डिकिंसन ने कहा तुम्हारे मजहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आने वाले को गोश्त भूनकर खिला दो, खुश इखलाकी और तवज्जो भी तुम्हारे मजहब का एक फरीजा है। उसने कहा दरअसल, वो दूसरी तरफ मुंह करके बोला, मैंने दुनिया की रस्मों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है। लोग हकीकी चेहरे लेकर सामने नहीं आते, मैंने दुनिया ही छोड़ दी है। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं चाहिए मुझे दुनिया से। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है, बस जाओ, गेट आउट। वो धाड़ा। उलझे हुए इंसान मालूम होते हो, दिल हल्का कर दो वरना फट जाएगा, मर जाओगे। डिकिंसन मुस्कुराते हुए बोला। वो कहने लगा क्या दे दोगे मुझे? तस्कीन, सुकून, मोहब्बत, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, बेकार लोग, बेकार बातें। डिकिंसन ने शाने उचकाए और कहा तुम्हारी मर्जी, और हम सब वापसी के लिए मुड़ गए। उसने कहा सुनो सुनो, मैं शर्मिंदा हूं, रुक जाओ, लेकिन बराए करम मुझसे मेरे बारे में और सवालात ना करना। हमने कहा हम एक मुआहदा कर लेते हैं मिस्टर फरजान आमरी। उसने कहा कैसा मुआहदा? हम लोग एक दूसरे को अपने बारे में बता देंगे। उसने कहा यह नहीं हो सकता, मैं मजबूर हूं। मैंने कहा चलो हालात जिस हद तक इजाजत दें। अच्छा, उसने थके थके से लहजे में कहा, और हम रुक जाने पर आमादा हो गए। शाम के खाने तक के लिए इजाजत दो। ठीक है, कोई बात नहीं है। और फिर हम अपनी उसी रिहाइशगाह की तरफ चल दिए जहां उसने हमें ठहराया था। हाँ भाई, क्या चीज़ है ये शख्स? कर्नल डिकिंसन ने एक तवील सांस लेकर बैठते हुए कहा। जो कुछ भी है दिलचस्प शख्सियत है, लेकिन इसे खोलना जरा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश तो की जानी चाहिए। यकीनन ये हीरो के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन फिर उसकी नज़रों में हमारी पोजीशन भी उन्हीं लोगों जैसी होगी जिनसे ये नफरत करता है। खुद ये क्या है पता लगना चाहिए।
हाँ, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होगा। इस इमारत में तन्हा मालूम होता है। हाँ, कोई और शक्ल तो नजर ही नहीं आई, ना ही किसी और के वजूद का एहसास होता है। तो ये पूरा कारखाना इसका तामीर करदा है। क्या ताज्जुब है, मुमकिन है। फिर हीरों की क्या रही? यार, रात और गुजार लो। अगर बुढ़ा इसी तरह एक्टिंग करता रहा तो इस पर लानत भेजकर सुबह यहां से आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, कर्नल डिकिंसन ने कहा, और हम सब खामोश हो गए। शाम तक आराम किया और फिर रात के खाने पर उससे मुलाकात हुई। उस वक्त उसके चेहरे पर गैर मामूली नरमी नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए हमारा इस्तकबाल किया। मुझे अफसोस है, इन वीरानों में मैं आप लोगों की कोई खातिर न कर सका। नहीं मिस्टर फरजान आमरी, अगर गौर करें तो खाना पीना ही कोई हैसियत नहीं रखता। हाँ, अगर आपसे मुकम्मल तारुफ हो जाता तो खातिर मदारत की तमाम रस्में पूरी हो जाती। उसने कहा, क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? बस यूं ही, तुम्हारी शख्सियत दिलकश है और दिलकशी की तरफ दौड़ना इंसान की फितरत है। उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं सर से पांव तक एक कुचली हुई लाश हूं जो सड़ चुकी है। तुम इसका ताफुन नहीं महसूस कर रहे। मेरी आंखों में देखो, क्या इनमें तुम्हें जिंदगी के चिराग रोशन नजर आते हैं? मैं बुझ चुका हूं, मैं मर चुका हूं। मुझ में जिंदगी नहीं मिलेगी और मुर्दा चीजों से किसे दिलचस्पी हो सकती है? देख सकते हो तो मेरी लाश देख लो और इसके बाद अपना तजस्सुस मुझ में दफन कर दो। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। इन अल्फाज से हम खासे मुतासिर हुए थे। दिल का राज कह देने से बोझ हल्के हो जाते हैं। मुमकिन है हम तुम्हारा कुछ दुख बांट सके। मैं दुखों से बेनियाज हूं, जिंदगी का बोझ घसीट रहा हूं। जब तक सांसों की गिरफ्त में हूं, तोड़ सकते हो सांसों का ये तिलिस्म, तोड़ दो, मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। सभी मुतासिर थे। समझ में नहीं आ रहा था उससे हमदर्दी का इजहार करें या अपनी खोपड़ियां दोनों हाथों से थाम कर सरपट दौड़ जाएं, लेकिन ये गैर इंसानी हरकत होती। मिस्टर फरजान, हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर चाहें तो हमारी दोस्ती कबूल कर लें। मुमकिन है इससे हम दोनों का फायदा हो, डिकिंसन ने कहा। उसके होंठों पर एक गम आलूद मुस्कुराहट फैल गई। अपने बारे में बताओ, क्यों आए हो इन वीरानों में? तुम्हारा पहला ख्याल ही ठीक था। तेज बहाव वाले दरिया की अथली सतह की तलाश में यहां तक पहुंचे हैं। हीरे? वो हमारी आंखों में देखकर मुस्कुराया। हाँ, हीरे। उसने गहरी सांस ली। मैं भी हीरों की तलाश में रोतोकोजे के किनारे किनारे नितिका तक पहुंचा था। नितिका? हाँ, ख्वाबों की सरजमीन, अफ्रीका का सबसे हसीन, सबसे दिलकश खिता नितिका। बूढ़े की आंखों में एक ख्वाबनाक सी कैफियत पैदा हो गई। तो फिर क्या तुम्हें दरिया की सतह मिली? उसने कहा, दरियाए रोतोकोजे नितिका के पहाड़ों से निकलता है। और फिर हीरे? वो हीरों की सरजमीन है। चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे हुए हैं। सरसब्ज जमुर्दी दरख्तों की शक्ल में, खूबसूरत इंसानों की शक्ल में और चमकदार पत्थरों की शक्ल में। तो फिर? कर्नल डिकिंसन अहमकाना अंदाज में बोला। तो फिर? बूढ़े के चेहरे पर अचानक जलजले के आसार पैदा हुए। फिर ये कि हीरों की चमक आंखों की बीनाई छीन लेती है, अकल की रोशनी छीन लेती है। इंसान एक बदतरीन जानवर बन जाता है। मैं भी अपनी हैसियत भूल गया था। हीरों के फरेब में मैं इंसानियत के तमाम असूलों को फरामोश कर बैठा था। मैंने चमकदार पत्थरों की इस वादी से एक हीरा हासिल कर लिया, लेकिन अफसोस, मुझे उसकी रखवाली करना नहीं आई और एक दिन मेरे खुरदरे हाथों में वो अपनी चमक खो बैठा। बूढ़े की आंखों में आंसू लरसने लगे। कुछ भी ना कर सका मैं उसके लिए। मैंने उससे सब कुछ छीन लिया और उसके एवज कुछ भी तो ना दे सका उसे। बूढ़े की आंखों से बाकायदा आंसू बहने लगे। हम सब हैरानों परेशान बैठे थे। बूढ़े फरजान की कहानी अजीब थी, लेकिन उसकी दिलकशी से इनकार नहीं किया जा सकता था। सब के सब उसकी कहानी में पूरी पूरी दिलचस्पी ले रहे थे। तब चंद मिनट के बाद बूढ़े ने आंसू खुश करते हुए कहा, मुझे माफ करना दोस्तों, मेरा अंदाज मज़े खेज है, लेकिन ये सारी कहानी ही मज़े खेज है। क्या तुम इससे इनकार करोगे? हम अभी क्या कह सकते हैं मिस्टर फरजान, कहानी तो हमने अभी सुनी ही नहीं है। उसने कहा, हाँ ठीक ही तो है, शायद मैं पागल हो गया हूं। नहीं मिस्टर फरजान, जिस कहानी ने आपकी आंखों को आंसू दिए हैं वो मज़े खेज ना होगी। बूढ़ा कई मिनट तक गर्दन झुकाए बैठा रहा। हम सब सस्पेंस में मुब्तला थे और फिर बूढ़े ने गर्दन उठाई और फिर कहने लगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मेरा ताल्लुक मिस्र से है, अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों से। मुझे भी उन नौजवानों की तरह दिलचस्पी थी जो दौलत के हसूल में सरगर्दा रहते हैं। मेरा बाप फैसल बिन आमरी जैतून की तिजारत करता था और जैतून के बड़े ताजरों में उसका शुमार होता था। मेरे 6 भाई थे, 4 बड़े और 2 छोटे, इसलिए मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, बल्कि मुझे निकम्मों में शुमार किया जाता था। एक शाम मेरे वालिद ने अपने सारे बेटों को जमा करके उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में वो कौन से रास्ते इख्तियार करेंगे। मेरे अलावा मेरे सारे भाइयों ने मेरे वालिद को खुश करने की बातें की। तब मेरे वालिद की निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। उन्होंने संजीदगी से पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है फरजान? मैंने कहा, अब्बू जान,
ان سارے لوگوں نے آپ کی دولت کے سہارے اپنا مستقبل بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں آپ کی دولت کا سہارا نہ لوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے نا، اگر آپ کی دولت نہ ہو تو یہ سب کے سب ناکارہ ثابت ہوں گے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس دولت کا سہارا نہ لیا جائے اور دولت پیدا کی جائے۔ انہوں نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہاری نگاہ میں ایسا کوئی ذریعہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے والد نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا میں اپنی قوت بازو سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، گو ابھی مستقبل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ حکم دیں گے تو میں قسمت آزمائی کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے فرزان، میری رائے ہے کہ تم تگودو شروع کر دو۔ میرے بھائی مجھ سے بری طرح جل گئے تھے، بہرحال مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں میں سوچ میں ضرور ڈوب گیا، بار بار میرے ذہن میں افریقہ کے اندرونی حصے آ جاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایک گروپ بنا لیا تھا اور وہ مختلف طریقوں سے والد صاحب کے کان بھر رہے تھے، اور ایک دن ان کی کوششیں رنگ لائیں۔ میرے والد نے مجھے طلب کیا، انہوں نے سرد لہجے میں مجھے مخاطب کیا فرزان، اور میں تعجب سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ تم نے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے کہا ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ابو جان۔ انہوں نے کہا بے شک تم چالاک ہو، اور تم نے بڑی چالاکی سے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ نکمے انسان، تم سوچتے ہی سوچتے میں وقت گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم کتنے ہی چالاک ہو، لیکن میں تمہارا باپ ہوں۔ آپ کا یہ خیال، میں نے کہنا چاہا لیکن انہوں نے جلدی سے میرا جملہ کاٹ دیا۔ بس زیادہ بکواس مت کرو، میرے پاس اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم فوری طور پر میرا مکان چھوڑ دو۔ میں بھی جوان تھا، میرا خون بھی گرم تھا۔ والد صاحب میرے بھائیوں کے بھڑکانے میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے میری توہین بھی کی تھی۔ میں نے بڑی دھیمی سے کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں ابو جان کہ مجھے آپ کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اس کے سہارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ یہ دن کل بھی آنا تھا، آج آ گیا تو کیا ہو۔ والد صاحب نے کہا اسی وقت نکل جا میرے گھر سے۔ میں نے جلدی سے کہا جو حکم، خدا حافظ، اور میں باہر نکل آیا۔ میں نے اس گھر سے کچھ بھی لیا تھا، میں نے یہ سب کچھ کر لیا تھا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد پریشانیاں میرے سامنے منہ کھول کر کھڑی ہو گئیں۔ تب میرے ذہن میں افریقہ کے پراسرار حصے جاگ اٹھے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں افریقہ کے پراسرار خطوں میں قسمت آزمائی ضرور کروں گا، اور میں نے تگودو شروع کر دی۔ اچھے وقت کے کچھ اچھے دوست بھی تھے۔ ایک بحری جہاز فلوزہ پر میرا ایک دوست عثمان کیپٹن تھا۔ اتفاق سے ان دنوں اس کا جہاز ساحل نیل پر لنگر انداز تھا۔ میں اس سے ملا اور اس نے میری پوری مدد کی۔ اس کی مدد سے میں اسی جہاز کی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ اس جہاز کو افریقہ کے اندرونی حصوں کی طرف ہی جانا تھا، اور پھر میں نے مصر چھوڑ دیا۔ میں چل پڑا۔ عثمان کو میری نیت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اسے ایک طویل سفر کرنا تھا، لیکن 18 روز کی مسافت کے بعد ایک رات ہم زیلیا کے ساحل پر لنگر انداز تھے کہ میں نے خاموشی سے جہاز چھوڑ دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ عثمان نے مجھے کہاں کہاں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال میں اسے نہ ملا، اور پھر تھک ہار کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ جہاز فلوزہ جا چکا ہے، تب میں باہر نکلا، اور اب مجھے اندرونی علاقوں کے سفر کی تیاریاں کرنی تھیں۔ اور میرے دوستو، اگر تمہیں ناگوار ہو تو میں کہانی مختصر کر دوں، فرزان عامری نے کہا۔ اور نہیں فرزان، تمہاری کہانی تو بہت دلچسپ ہے، اس نے کہا، گویا میں اس کے وہ پہلو بھی سناؤں جن کا تعلق صرف میری ذات سے ہے۔ ہم نے کہا اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو۔ کہنے لگا مجھے کیوں ناگوار ہوگا، سنو غور سے سنو۔ میری ملاقات ساحل پر گیری مین سے ہوئی، ایک انگریز سیاح جو یورپ سے افریقہ کا حسن لوٹنے آیا تھا، ایک سنگ دل انسان، لومڑی کی طرح چالاک اور نڈر شخص۔ وہ ان دنوں افریقی مزدور بھرتی کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے ملازمت کی درخواست کی۔ اس نے کہا لیکن تمہارا تعلق افریقہ سے نہیں ہے۔ میں نے کہا میں افریقی ہی ہوں جناب، لیکن مصر کا باشندہ ہوں۔ کہنے لگا سوری مسٹر، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف مزدور درکار ہیں۔ میں نے کہا میں ان مزدوروں سے کم مضبوط نہیں ہوں، اور پھر آپ کو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں ان کا بہترین نگران اور آپ کا وفادار ثابت ہوں گا۔ گیری مین کی بیوی نے میری سفارش کی، کہنے لگی ٹھیک ہی کہتا ہے ڈارلنگ، کیا حرج ہے، رکھ لو۔ او پیٹریشیا، تم نہیں سمجھتی، ہمیں ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں وفادار ثابت ہوں گا مسٹر۔ اس بار گیری مین کی خوبصورت لڑکی ریفا نے بھی میری سفارش کی اور گیری مین تیار ہو گیا۔ کہنے لگی رکھ لیجئے ڈیڈی، ضد نہ کریں۔ در حقیقت اس کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہیں تھی۔ میں پوری وفاداری سے اس کی مفادات کی نگرانی کرنے لگا، اور بالآخر 10 گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ بے پیدل افریقی مزدور اٹھائے ہوئے تھے۔ ہم نے افریقہ کے اندرونی حصے میں قدم رکھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ جس حیثیت سے میں افریقہ میں داخل ہو رہا تھا وہ میرے کام میں رکاوٹ تھی، لیکن بہرحال مجھے اپنا کام انجام دینا ہی تھا، چنانچہ میں نے صبر کیا۔ افریقہ کے دشوار گزار علاقے آئے، چھوٹے چھوٹے حادثے بھی ہوئے، اور گیری مین کو میری فراست کا قائل ہونا پڑا۔
میں نے چھوٹے چھوٹے حادثوں کو بڑا نہ ہونے دیا۔ افریقی مزدوروں کے ساتھ بھی میرا سلوک اچھا تھا، اس لیے مجھ سے خوش تھے، لیکن 20 دن کے طویل سفر کے بعد مجھے ایک پریشانی لاحق ہو گئی۔ گیری مین کی لڑکی ریفا نے مجھ سے عشق شروع کر دیا تھا۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، گویا اس کہانی میں رنگینی شروع ہونے والی ہے۔ اس رات چاند نے آسمان اور زمین کو روشن کر رکھا تھا، تارے چٹکے ہوئے تھے، ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا، دور درختوں کے عقب سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ مزدوروں کے خیموں کے چاروں طرف آگ روشن تھی، وہ لوگ بھی ماحول سے خوفزدہ تھے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور باہر نکل آیا۔ پھر خیموں سے کچھ دور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے دور سے کوئی آتا نظر آیا۔ چال ڈھال سے میں پہچان گیا کہ وہ ریفا ہے۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ریفا کا رخ میری ہی طرف تھا۔ ہیلو، اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا۔ ہیلو مس ریفا، آپ اس وقت؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے شب خوابی کا لبادہ پہنا ہوا تھا، جس کے نیچے سے اس کا بدن جھلک رہا تھا۔ میری نگاہیں جھک گئیں۔ بہرحال وہ میرے مالک کی لڑکی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو فرزان؟ کچھ نہیں مس ریفا، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی، چلا آیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے خاص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور کہا، اوہ تشریف رکھیے۔ ارے تم کھڑے کیوں ہو گئے، بیٹھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ شکریہ مس ریفا۔ تکلف چھوڑو، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس نے کہا، اور مجھے اس کے لہجے میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تاہم میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ اس کے لہجے میں لگاوٹ تھی۔ بس کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جھوٹ، وہ مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں نشہ تیر رہا تھا اور ہونٹ عجیب سے انداز میں کپکپا رہے تھے۔ نہیں مس ریفا، میں بوکھلاہٹ کی حدود میں پہنچ گیا۔ میں نے تمہارا بغور مطالعہ کیا ہے فرزان۔ جی؟ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ مس ریفا، میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ میں تمہارے بارے میں بری رائے نہیں رکھتی۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں مس ریفا۔ وہ کہنے لگی، مجھے بھی اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ وہ میرے اتنے نزدیک کھسک آئی کہ اس کا بدن میرے بدن سے مس ہونے لگا۔ اس وقت تک عورت کی میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اتنا قرب زندگی میں پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں فرزان۔ مس ریفا، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ کھل جاؤ فرزان، میرے سامنے کھل جاؤ، میں تمہاری دوست ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، تمہارے بارے میں۔ میں نے کہا، میں آپ کا خادم ہوں۔ کہنے لگی، اس سے پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، اگر کچھ ہوتا تو آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہنے لگی، میں نہیں مانتی فرزان، تم کسی طور مزدور نہیں ہو۔ اس کے علاوہ میں اور کیا عرض کر سکتا ہوں مس ریفا؟ خیر تمہاری مرضی، اگر تم کچھ بتانا نہیں چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ ویسے میری خواہش تھی کہ تم میرے اوپر اعتماد کرتے۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں فرزان۔ اس نے میری گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ مس ریفا، میرے منہ سے نکلا، تم کچھ بھی ہو فرزان، مجھے اپنا لو، میں پیاسی ہوں، میں تمہارا قرب چاہتی ہوں، میں ڈیڈی سے کہہ کر تمہاری زندگی بنا دوں گی۔ میں اس نے میری گردن میں باہیں ڈال دی اور اس کے گرم ہونٹ میرے ہونٹوں پر آ ٹکے۔ میرا بدن سن ہو گیا تھا، میرے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو گئی تھی۔ میں ساکت رہ گیا تھا۔ میں نے ریفا کی پذیرائی نہیں کی، لیکن میری خاموشی سے اس کا جنون بڑھتا گیا، اور مجھے اس وقت ہوش آیا جب ایک گناہ سرزد ہونے جا رہا تھا۔ ریفا سخت ہیجان میں تھی، اس کا چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ میں ایک دم الگ ہٹ گیا۔ ریفا، فرزان، اس نے مخمور آواز میں کہا۔ آپ خیمے میں واپس چلے جائیے مس ریفا۔ فرزان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرزان، کیا میں حسین نہیں ہوں؟ کیا میں جوان نہیں ہوں؟ دیکھو میرا بدن، دیکھو، دودھ کی طرح سفید، پلاسٹک کی طرح چکنا، پتھر کی طرح ٹھوس۔ میں نے کہا، براہ کرم آپ واپس چلے جائیں مس۔ تم میری توہین کر رہے ہو فرزان۔ آپ چلی جائیے مس ریفا، ورنہ میں… ریفا غرائی۔ فرزان، کیوں موت کو آواز دے رہے ہو؟ میں نے کہا، خدا کے لیے آپ چلی جائیے مس ریفا، آپ میرے مالک کی لڑکی ہیں، میں نمک حرام نہیں ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں گیری مین کا احترام کرتا ہوں۔ کہنے لگی، کیا فضول باتیں لے بیٹھے ہو احمق، احترام اپنی جگہ، ضرورت اپنی جگہ۔ میں کسی بھی مزدور کو پسند کرتی ہوں، میرے باپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ کہنے لگی، میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ تباہ؟ میں نے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تباہ تو میں پہلے ہی ہوں مس ریفا، آخری بار کہہ رہی ہوں، حماقت نہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے مس ریفا، میں آپ کی خواہش پوری نہ کر سکوں گا۔ اور ریفا مجھے گھورنے لگی۔ چاندنی رات میں اس کا خوبصورت چہرہ بھیانک نظر آنے لگا۔ وہ شدت جذبات سے سر پٹک رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فرزان، آخری موقع دے رہی ہوں، میری محبت قبول کر لو، ورنہ میری نفرت کا شکار ہو جاؤ گے۔
میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے مس ریفا، میں آپ کی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اچانک ریفا کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ چیخ ایسی اچانک تھی کہ میں بھی اچھل پڑا، لیکن اس کے بعد تو ریفا گویا چیخنے کی مشین بن گئی۔ مزدوروں میں شور مچ گیا، گیری مین بھی بندوق لے کر نکل آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریفا کو کیا ہوا، کیا اسے کسی سانپ نے ڈس لیا، لیکن میں سمجھ بھی کیسے سکتا تھا، عورت کو میں نے ابھی کہاں دیکھا تھا۔ مزدوروں اور گیری مین نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا اور ریفا لباس سے بے نیاز زمین پر پڑی تھی۔ ڈیڈی بچاؤ بچاؤ مجھے اس بھیڑیے سے، وہ چیخی، اور تب گیری مین نے میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، وہ غرایا۔ تب صورتحال میری سمجھ میں آئی، لیکن میں سنبھل نہیں سکا۔ ریفا اتنی جلدی قدم اٹھائے گی مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ مجھے بچاؤ ڈیڈی، آہ میرا لباس۔ وہ اٹھ کر لباس کی طرف جھپٹی اور اس نے جلدی جلدی لباس پہن لیا۔ فرزان یہ سب کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں ڈیڈی، ریفا لباس پہننے کے بعد بولی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں یوں ہی اپنے خیمے سے نکل آئی۔ یہ بدماش شاید پہلے ہی میری طاق میں تھا، یہ میرے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا، اور پھر اس نے، آہ ڈیڈی میں نے شدید مدافعت کی، اگر آپ لوگ نہ آ جاتے تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ فرزان، گیری مین غضبناک آواز میں چیخا اور اس نے رائفل میری طرف تان لی۔ شدت جوش میں اس نے میرے اوپر گولی چلا دی۔ اگر میں اچھل کر ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو کہانی ختم ہو جاتی۔ ریفا کے الزام اور گیری مین کے رویے پر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ گیری مین کا دوسرا فائر بھی میں نے خالی دیا اور پھر جھپٹ کر میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ ہوش میں آؤ گیری مین، میں نے غراتے ہوئے کہا، لیکن گیری مین آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے طاقتور گھونسے نے اسے زمین چٹا دی۔ مجھے مزدوروں کی طرف سے خطرہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں کسی مزدور نے گیری مین کا ساتھ دینے کی کوشش نہ کی۔ اگر یہ ہاتھ کافی ہے تو اٹھو اور سنجیدگی سے میری بات سنو، ورنہ میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گا۔ کمینے کتے، نمک حرام۔ گیری مین دوسرا گھونسا کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کاش میں نمک حرام ہی بن جاتا گیری مین، لیکن تمہیں میری بات ضرور سننا پڑے گی۔ نکل جا، چلا جا میرے سامنے سے، میں تجھے نہ مار سکا تو خودکشی کر لوں گا۔ میں نے کہا میں ضرور چلا جاؤں گا گیری مین، لیکن سنو، عقل استعمال کرو، غور کرو، میرا لباس دیکھو، کیا تمہیں اس پر کوئی شکن نظر آتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گیری مین دھاڑا۔ اس کے علاوہ اپنی لڑکی کا لباس دیکھو، اگر زبردستی لباس اتارا جائے تو اس پر کچھ شکنیں ضرور ہونی چاہیے، اور پھر تمہاری لڑکی لباس سے آ رہی تھی اور میں پورے لباس میں تھا، کیا زبردستی ایسے ہی کی جاتی ہے؟ ریفا غرائی، کمینے کتے، تو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ نہیں مس ریفا، تمہارے باپ کو اپنی نمک حلالی کا یقین دلا رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں کہتا ہوں چلا جا اسی وقت۔ گیری مین اپنے ہونٹ سے نکلنے والا خون پہنچ کر پھر رائفل کی طرف جھپٹا۔ اوکے گیری مین، لیکن ایک گھوڑا، ایک رائفل اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان چاہیے، اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ دیکھا تم نے؟ گیری مین اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ تم نے ہی اس کی سفارش کی تھی، اور تمہاری بیٹی نے بھی کی تھی گیری مین، میں نے تن سے کہا۔ اسے گھوڑا دے دو، ورنہ گیری مین مزدوروں کی طرف رخ کر کے بولا، آؤ دوستو مجھے گھوڑا دے دو، ورنہ مسٹر گیری مین خودکشی کر لیں گے۔ میں نے کہا اور وہاں سے چل پڑا، لیکن اب میں اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا۔ مزدوروں نے مجھے میرا مطلوبہ سامان دے دیا اور گیری مین نے چالاکی سے مجھے دوبارہ گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن میں ہوشیار تھا۔ اس کے دونوں فائر خالی کر دینے کے بعد میں نے گھوڑا اس کے اوپر چڑھا دیا اور اس کی گردن پر ایک لات رسید کر دی۔ میں نے کہا، گیری مین جب کبھی عقل آ جائے تو مجھے بے قصور سمجھ لینا، اور پھر ریفا کی طرف رخ کر کے بولا، مجھے افسوس ہے مس ریفا، میں نے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھا، امید ہے آپ مجھے یاد رکھیں گی۔ ریفا نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا اور میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ رات کا وقت، خوفناک جنگل میں سفر کرنا بے حد خطرناک تھا، لیکن چارہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں سے کافی دور نکل آیا، لیکن سچی بات ہے کہ میں بھی خوفزدہ تھا اور میرا گھوڑا بھی۔ بہرحال رات کاٹنے کے لیے ایک اونچی پتھریلی جگہ کا انتخاب کیا، لیکن گیری مین سے اتنی دور نکل آیا تھا کہ اب اس کے خیموں کی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھوڑے کو ایک جگہ باندھ کر میں نے ساتھ لائے سامان میں سے بچھانے کا سامان نکالا اور اسی چٹان پر بستر جما لیا، لیکن رات بھر خوف سے نیند نہیں آئی، خیالات میں ڈوبا رہا۔ کیسی ذلیل لڑکی تھی، دل کے کسی گوشے سے آواز بھی ابھری کہ حماقت کی، قبول کر لیا ہوتا اسے، کسی کو تو کانوں کان خبر نہ ہوتی، عیش الگ ہوتے، لیکن دل خوش بھی تھا کہ ضمیر کے خلاف کوئی حرکت نہ کی۔ خدا کر کے سورج نکلا، تب میں نے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچا۔ تنہائی تو ہونی ہی تھی، گیری مین کے ساتھ تو زندگی بسر نہیں کی جا سکتی تھی۔ مقصد تو افریقہ کے اندرونی علاقے میں آنا تھا، سو پورا ہو گیا۔ اب تو اپنے طور پر ہی زندگی گزارنی پڑے گی، اور میں خود کو نڈر بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ گھوڑے کی مالش کی اور تنہا زندگی گزارنے کے لیے ایک پروگرام بنایا۔ دوسری رات پہلی رات کی بنسبت پرسکون تھی۔ یہ رات بھی ایک کھلے میدان میں بسر ہوئی۔
لیکن اس رات نیند آ گئی تھی اور دوسری صبح جاگا تو میں حشاش بشاش تھا، لیکن اب کسی مناسب راہ کی تلاش تھی۔ مناسب راہ، میں نے سوچا، کسی راہ کا تعین تو حماقت ہی ہے، جدھر منہ اٹھے چلتے رہو، یہی راہ مناسب ہے جب راہ کا تعین ہی نہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، بس ذہن کو مطمئن کر کے ایک مخصوص راستے پر لگانا تھا، خود کو جنگل کی زندگی کا عادی بنانا تھا۔ جب زندگی ایک راستے کا تعین کرے گی تب دیکھا جائے گا، اگر تقدیر میں کچھ ہوگا تو مل جائے گا، ورنہ ان جنگلوں میں ہی زندگی کی شام ہو جائے گی۔ یوں دوستوں دن رات گزرتے رہے، میرے دل سے خوف ختم ہو گیا۔ اب جنگل کی سیاہ راتیں مجھے خوفزدہ نہیں کرتی تھیں، اب درختوں کے مہیب سائے مجھے غول بیابانی نہیں محسوس ہوتے تھے، اب جنگلی درندوں کی آوازیں سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی تھیں، اب تیز تیز چلنے والی ہواؤں کی پراسرار سرگوشیاں میری نیند نہیں اڑاتی تھیں۔ اب میں رات کو اپنے نزدیک آگ روشن کر کے آرام سے سو جاتا تھا۔ میرا گھوڑا مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوتا، بہت ہوش مند جانور تھا، کئی بار اس نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا۔ بہرحال اب میری زندگی ایک جنگلی انسان کی سی زندگی تھی، سفر کرتا رہا، رات ہوتی تو آرام کرتا، دن میں چل پڑتا، آہستہ آہستہ انسانوں کی شکلیں بھولتا جا رہا تھا۔ میری بندوق میرے پاس تھی، کارتوسوں کی بھی کافی تعداد موجود تھی، اب تک میں نے صرف چند کارتوس استعمال کیے تھے۔ گوشت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ چیتے پر گولی چلائی تھی اور چیتا زخمی ہو کر بھاگ گیا تھا۔ بعد میں اس نے 3 راتوں تک میرا پیچھا کیا، لیکن میں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ بالآخر اس کے زخم نے اسے میرا پیچھا نہ کرنے دیا اور میں دور نکل آیا۔ لیکن ایک رات جب میں آرام کرنے لیٹ گیا تھا، میرا گھوڑا آرام سے بیٹھا فضا میں کھوکھر کر رہا تھا۔ اچانک کہیں دور سے زلزلے کسی کیفیت کا احساس ہوا، ایک عجیب سی آواز ابھر رہی تھی۔ حساس جانور نے اس آواز کو محسوس کیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جس جگہ ہم لوگ قیام پذیر تھے وہ عام سی جگہ تھی، کسی حفاظت کا بندوبست نہیں تھا۔ میں اس آواز کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنے لگا اور پھر اس آفت کا مقابلہ کرنے کی حفاظتی تدابیر کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا سامان گھوڑے پر بار کیا اور تیار ہو گیا۔ زمین ہل رہی تھی، لیکن انداز زلزلے کا نہیں تھا۔ آواز بتدریج بڑھ رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میرا گھوڑا مجھ سے زیادہ حساس تھا۔ اس نے زور زور سے منہ سے آوازیں نکالنا شروع کر دی اور میرے کندھے پر منہ رگڑنے لگا۔ تب میں بھی اس سیاہ سیلاب کو دیکھا جو سونڈیں اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہا تھا۔ ہاتھیوں کا ایک خوفناک غول جو ایک طویل رقبے میں پھیلا ہوا تھا اسی طرف آ رہا تھا جدھر میں موجود تھا۔ یہ غول مجھے اسی طرح رونتا ہوا گزر جائے گا جیسے کبھی وجود ہی نہ تھا، صرف چند دھبوں کے علاوہ اور کچھ نہ ملے گا۔ میرا گھوڑا سخت بے چین تھا اور اس کی بے چینی سے ہی ان سے بچاؤ کی ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ چنانچہ دوسرے لمحے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسی طرف دوڑ پڑا جدھر ہاتھیوں کا رخ تھا۔ گھوڑا بے جگری سے دوڑ رہا تھا، ہاتھیوں کی آوازوں سے زمین ہل رہی تھی اور رات کی تاریکی میں اور میرا گھوڑا زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ہماری رفتار ہاتھیوں کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ اس وقت صحیح معنوں میں گھوڑے کی خصوصی حسیات کام آ رہی تھی، ورنہ رات کی تاریکی میں مجھے تو تھوڑے سے فاصلے کی چیز بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ درختوں کے گھنے جنگل اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے میدان سے گزر کر ہم ایک پتھریلے علاقے میں پہنچ گئے اور پھر گھوڑا ایک اونچے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ ٹیلا کافی بلند تھا۔ گھوڑا چونکہ خود بھی خوفزدہ تھا اس لیے اس نے پوری قوت سے چڑھائی طے کی اور ٹیلے پر پہنچ گیا۔ ہاتھیوں کے دوڑنے کی آوازیں یہاں بھی آ رہی تھی، گو فاصلہ کافی تھا، ظاہر ہے ان کا رخ ادھر ہی تھا۔ بہرحال میں خوفزدہ نگاہوں سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ان کالی بلاؤں کا انتظار کرتا رہا۔ ہاتھیوں کی خوفناک چنگاڑیں سنائی دے رہی تھی اور پھر سامنے غول کیا وہ اس ٹیلے پر بھی چڑھائیں گے؟ میں نے سوچا، مشکل تھا۔ بہرحال فی الحال یہی محفوظ جگہ تھی، لیکن کمبخت ہاتھیوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے جنگل کے ان وحشیوں کو مجھ سے کیا دشمنی ہو گئی۔ غول آگے بڑھ گیا، لیکن 10-12 ہاتھی ٹیلے کے پاس رک گئے۔ انہوں نے سونڈوں سے ٹیلے کو ٹٹولا اور 2 ہاتھیوں نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں بھی گرمی آ گئی، میرا خوف زائل ہو گیا اور میں نے بندوق سنبھال لی۔ بڑی ہوشیاری سے میں نے آگے والے ہاتھی کی آنکھ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر پڑی تھی۔ ہاتھی خوفناک آواز میں چنگھاڑا اور پھر اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ٹیلے پر کافی چڑھ آیا تھا اس لیے لڑک گیا۔ دوسرا ہاتھی اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تب میں نے دوسرا فائر کیا اور نیچے کھڑے ہوئے ہاتھی جاگ گئے۔ زخمی ہاتھی ٹیلے کے نیچے تڑپ رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس ہاتھی کے سوا وہاں کوئی دوسرا ہاتھی نہ تھا۔ میں نے احتیاطاً زخمی ہاتھی پر 2 گولیاں اور چلائیں اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن وہ رات میں نے اسی ٹیلے پر گزاری تھی اور دوسری صبح میں نے ٹیلے کے اطراف میں دیکھا، اس کے عقبی سمت میں رانو کوزے بہہ رہا تھا۔ رات کو بھی میں نے اس دریا کی آوازیں سنی تھی، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا قریب ہے۔ بے اختیار میرا دل نہانے کو چاہا اور میں گھوڑے سمیت نیچے پہنچ گیا، لیکن دریا کا تیز بہاؤ دیکھ کر میرے حواس درست ہو گئے۔ میں دریا میں اترنے کی ہمت نہیں کر سکا اور کنارے پر ہی نہانے لگا۔
घोड़ा भी एक किनारे पर पानी पी रहा था। तब अचानक मैंने दरिया के तेज बहाव में जगमगाहटें देखी और मैं उछल पड़ा। हाँ, वो हीरे ही थे, कीमती पत्थर जो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा दखल रखते हैं। मैं साकित रह गया था। मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरे सामने थी, लेकिन दरिया के तेज बहाव में कदम रखना मौत को दावत देना था, और बहरहाल मैं एक होशमंद इंसान था। चुनाचे मैंने तय किया कि दरिया के किनारे किनारे उस तरफ बढ़ूं जिधर से यह दरिया आ रहा है। मुमकिन है कोई मुनासिब जगह मिल जाए। तब मेरे दोस्तों, मैंने दरिया के किनारे किनारे सफ़र शुरू कर दिया। दिन रात का सफ़र, और न जाने कितने सूरज गुजर गए, लेकिन दरिया हर जगह यकसा था। मुझे मायूसी होने लगी। मैंने सोचा, दो ही रास्ते हैं, या तो ज़िंदगी दांव पर लगा दी जाए या फिर हीरों का ख्याल छोड़ दिया जाए। इस तरह कहाँ तक सफ़र करूँगा। तब मैंने फैसला किया कि दरिया के किनारे एक दिन और एक रात का आखिरी सफ़र करूँगा। अगर उस वक्त भी दरिया ठीक ना हुआ तो फिर दोनों रास्तों में से एक पर ही अमल करूँगा। हीरों के असूल का ख्याल मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता था। अफ्रीका के उन वीरान खित्तों में मेरी आमद का मकसद भी यही था। मैं यहाँ से इतना ले जाना चाहता था कि अपने बाप से ज़्यादा दौलतमंद बन जाऊँ और उसे बताऊँ कि मैंने जो कुछ कहा था ठीक कहा था। और मैंने सफ़र शुरू कर दिया। मेरे ऊपर धुन सवार थी, जिसकी वजह से मैंने बेजुबान घोड़े का ख्याल भी न किया। और दूसरी रात के सूरज ने मुझे एक बस्ती दिखाई, छोटे छोटे झोंपड़ों पर मुश्तमिल बस्ती, जो एक बड़े पहाड़ के दामन में आबाद थी। खूनखार लोगों की बस्ती। अफ्रीका के दूर दराज के वैश्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। वो वैशी ज़रूर थे, लेकिन बहरहाल इंसान थे। मैंने सोचा उनमें जाऊं और उनसे हीरों के बारे में मालूम करूं, और मैं बस्ती की तरफ चल पड़ा। पूरी बस्ती पर खामोशी तारी थी। लोग अपने अपने झोंपड़ों में थे। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई अंदाज नहीं था। हाँ, बस्ती के दाखिली हिस्से में नीम उरियां लिबासों में मलबूस चंद लोग एक कतार में खड़े थे, और खामोश खड़े हुए लोगों की निगाहें जो ही मेरे ऊपर पड़ी, उनके मुंह हैरत से खुल गए। फिर उन्होंने मुसरत भरे नारे लगाए और मेरी तरफ दौड़ पड़े। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। मैं सहम गया। न जाने वो क्या करना चाहते थे, और उनकी आवाज़ों से सोई हुई बस्ती गोया जाग गई। लोग इस तरह झोंपड़ों से निकलकर भागे गोया कोई बड़ी तबाही आ गई हो, और आन की आन में उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। तब मेरे दोस्तों, 10-12 आदमी मेरे घोड़े के नज़दीक आए। मेरी बंदूक तैयार थी, लेकिन उन लोगों का दोस्ताना अंदाज देखकर मैंने बंदूक नीची कर ली। मैं भी उनका ताउन चाहता था, इसलिए दोस्ताना अंदाज के जवाब में मैंने दोस्ती का मुजाहरा ज़रूरी समझा। उन्होंने मुझे घोड़े से उतरने का इशारा किया और मैं नीचे उतर आया। तब वो अचानक मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे चारों तरफ से टिटोल टिटोल कर देख रहे थे और एक दूसरे से कुछ कहते जा रहे थे। क्या ये आदमखोर हैं और मेरे गोश्त के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने सोचा और मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उनका अंदाज और अब जो कुछ भी हैं, दरिया में दाखिल होकर हीरे हासिल करने में कौन सी आसानी थी। इन लोगों से भी निपटने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब उन्होंने घोड़े समेत मेरी हर चीज़ छीन ली, और फिर औरतों का एक गोल आगे बढ़ा और उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अजीब किस्म के चौड़े चौड़े पत्तों से मुझे ढक दिया, यहाँ तक कि मेरी आंखें भी बंद हो गई, और फिर वो मुझे धकेलती हुई एक तरफ ले जाने लगी। सांवले रंग की ये औरतें बड़ी जाजिब नकूश की मालिक थीं, लेकिन बहरहाल मेरे लिए अजनबी थीं। मैं उनके हाथों में खेल रहा था। फिर एक बड़ी झोंपड़ी में ले जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा। मेरी आंखें खुली तो मैंने उस झोंपड़ी को देखा, और फिर उसमें मौजूद औरतों को। जितनी तादाद अंदर आ सकती थी आ गईं। बाकी बाहर खड़ी शोर मचा रही थीं। अंदर वाली औरतें बहुत खुश नजर आ रही थीं और मुझे देखकर हंस रही थीं। फिर 4 नौजवान औरतें आगे बढ़ीं और उन्होंने मेरे लिबास को खींचना शुरू कर दिया। पहले तो मैं कुछ ना समझा, लेकिन फिर उन्होंने इसी धींगा मुश्ती शुरू कर दी कि मुझे खतरा हुआ कि लिबास फट जाएगा। मैंने घबराकर उनका इरादा समझने की कोशिश की, और जो कुछ मेरी समझ में आया था वो ये था कि वो मेरा लिबास उतारना चाहती हैं, लेकिन क्यों? फिर जब बस ना चल सका तो मैंने घबराकर कोट उतार दिया, और फिर बनियान भी, और वैसी लड़कियां मेरे बदन पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगीं। उनकी आंखों में पसंदीदगी के तासुरात थे, लेकिन मेरे हवास उस वक्त बिल्कुल ही साथ छोड़ गए थे। जब उन्होंने मेरे ज़ेरी लिबास के तरफ हाथ बढ़ाया, मैं घबराकर पीछे हट गया, लेकिन लड़कियां मुझे कहाँ छोड़ने वाली थी। दिल ही दिल में लाहौल पड़ रहा था। न जाने ये अहमक औरतें क्या करना चाहती हैं। मेरी उनके आगे एक न चली और उन्होंने मुझे बरहना कर दिया। सख्त शर्म आ रही थी। मैं बेबसी से उनके दरमियान खड़ा रहा। तब 2 औरतें एक लकड़ी के बर्तन में एक अजीब सा सब्जी माइल सियाल लेकर आईं और दूसरी औरतों ने मुझे गिरा दिया। सियाल मेरे बदन पर मला जाने लगा। क्या हालत हुई होगी दोस्तों। नरम नरम हाथ मेरे बदन की मालिश कर रहे थे। मैं बेसुध हो गया और लड़कियां मेरे बदन से खेलती रहीं। फिर एक बहुत बड़े लकड़ी के तख्ते पर कुछ चीज़ें रखकर लाई गईं। काश मैं उनकी ज़ुबान समझ सकता। सियाल से मेरा बदन चमकने लगा था और उससे एक अजीब सी खुशबू उठ रही थी। तब तख्ते पर रखा हुआ पत्तों का लिबास मुझे पहनाया गया।
उसने मेरे निचले बदन को ढांक लिया था। मैं किसी कदर मुतमईन हुआ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसके बाद उन्होंने मेरे बदन पर रंगीन मिट्टी से लकीरें बनाना शुरू कर दी और अच्छा खासा कार्टून बना दिया। फिर मेरे सर पर एक ताज पहनाया गया और उसके बाद मेरी आंखें चौंध गईं। उन्होंने मुझे रंगीन पत्थरों का एक हार पहनाया था। हाँ दोस्तों, वो हार, सिर्फ वही हार अगर मुझे मिल जाता तो मैं महज़ब दुनिया का एक मालदार तरीन इंसान होता। उसे देखकर मैं सारी तकलीफ भूल गया और टिटोल टिटोल कर उन हीरों की मालियत का अंदाज़ा लगाने लगा। तब शायद ऐलान किया गया कि मैं तैयार हो गया हूँ और बहुत सी औरतों ने फिर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद ही बाहर निकाल लाया गया और शोर मचाने वालियाँ एकदम खामोश हो गईं। आंखों की ज़ुबान उस ज़ुबान का मफ़हूम यकसा होता है। दुनिया के हर खित्ते में आंखों की एक ही ज़ुबान होती है और उसे समझना सबसे आसान काम है। उन औरतों की निगाहों में एक पसंदीदगी आमेज़ हैरत थी। उनकी आंखों में रश्क के जज्बात थे। वो मुझे अनोखी निगाहों से देख रही थी, फिर वो आपस में सरगोशियाँ करने लगी। तब कहीं दूर से एक नरसिंघा बजने की आवाज़ आई और लड़कियां और औरतें उछल पड़ीं। उन्होंने एक जुलूस की शक्ल बनाई और मुझे लेकर एक तरफ चल पड़ीं। इलाही, ये लोग क्या करना चाहते हैं? क्या मकसद है इनका? मैंने सोचा। मुझे सजे बनाए हुए वो लोग बस्ती से दूर निकल आईं। तब मेरे सामने स्याह रंग का एक पहाड़ आ गया जिसके दहाने से धुआं निकल रहा था। मैंने खौफ से सोचा, आतिश फिशां। हाँ, वो आतिश फिशां ही था। यकीनन वो कभी कभी आतिश फिशानी भी करता होगा, लेकिन किसी खौफनाक तबाही के आसार यहाँ कहीं नजर नहीं आते थे। पहाड़ के कुर्बो जवार में बेशुमार वहशी खड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे जिन्हें हिला हिलाकर वो कुछ गा रहे थे और उनकी आवाज़ें कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वहीं नरसिंगा भी बजाया जा रहा था। कुछ और करीब पहुंचा तो स्याह पहाड़ी में कुछ सीढ़ियाँ सी बनी नजर आईं और मैंने एक गहरी सांस ली। फरजान आमरी की कहानी इस कदर दिलचस्प और सनसनीखेज थी कि हमें वक्त का एहसास भी न हुआ। हम सब पत्थर के बुतों के मानंद साकित ये कहानी सुन रहे थे कि अचानक एक भयानक चीख ने यह तिलिस्म तोड़ दिया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।